I, Ashwini Jindal, on behalf of Voice of CA and Chartered Accountant Association, welcome you all on this फर्स्ट वेबिनार। फर्स्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पहला प्रोग्राम था हमारा फर्स्ट, दैट वाज ऑन यूनियन बजट, दैट वाज नॉट अमेंडेड एंड पास्ड इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बट दिस फाइनेंस एक्ट has been passed in both house of parliament with the amendments, and the major amendments relates to capital gain. Obviously we all know, तो गुरुजी के मैं बड़े दिनों से पीछे लगा हुआ था कि गुरुजी टाइम दो। गुरुजी कहाँ टाइम देते हैं? गुरुजी कभी कलकत्ता, कभी कालीकट, कभी पदरी कहाँ 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 कहाँ। आज गुरुजी से हमें सौभाग्य से टाइम प्राप्त हुआ, तो हमने ये प्रोग्राम रखा है कि आफ्टर अमेंडमेंट जो जो चेंजेस आई हैं क्लोज बाई क्लोज, और बजट में जो इंपॉर्टेंट क्लोजेस हैं उसके ऊपर, और मैं गुरुजी को एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि 43BH के ऊपर भी एट द एंड कि उसको कैसे हैंडल करें, उसके बारे में भी थोड़ा मेंबरों को एक आईना दिखाएं कि मतलब कैसे हम उसको अपने ऑडिट में हैंडल करें 43BH के ऊपर। उससे पहले ऑफिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम जिनके लिए हमने ये प्रोग्राम, जैसे गुरुजी कह रहे थे, किया है, संजय अग्रवाल जी। आज तो मैंने मैसेज में लिख दिया कि योर फीस इज योर काइंड प्रेजेंस एंड फर्स्ट एंड बेस्ट प्रेफरेंस वोट फॉर संजय अग्रवाल फॉर द सेंट्रल काउंसिल इलेक्शंस। अब मैसेज की ही टैगलाइन बना दी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी 3-4 महीने रह गए हैं, 3 महीने भी नहीं, रादर मतलब 4 महीने नहीं, 3 महीने ही रह गए हैं संजय जी के इलेक्शनों में। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। संजय जी वॉइस ऑफ सीए के जो हमारे फाउंडर हैं, डॉक्टर सीए गिरीश उज्जा जी, टैक्स गुरु जी, देन राम बंसल जी जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, अजय अलीपुरिया जी, गौरव गुप्ता जी अमृतसर से, और राकेश सोनी जी और कंबोज साहब लुधियाना से, और अब तक जो हमारे साथ 170 मेंबर्स पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं और बाकी अभी जुड़ रहे हैं। तो मैं आप सबका वॉइस ऑफ सीए और सीए एसोसिएशन की तरफ से इस प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आफ्टर ए ब्रेक ऑफ 1 मंथ, क्योंकि हमारा था कि गुरुजी का प्रोग्राम करने के बाद हम बाकी प्रोग्राम प्लान करेंगे, जैसे 10B और बीबी के ऊपर, देन ITR 7 के ऊपर, और भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके ऊपर आने वाले टाइम में हम वेरी सून इन ए वीक और सो हम वो भी प्रोग्राम प्लान करेंगे, ताकि आप अपना जो ये ऑडिट टाइम है 30 सितंबर तक, उसको इफेक्टिवली फॉर अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से भी, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के हिसाब से भी, अपने वर्किंग पेपर और क्लाइंट को भी बेटर आउटपुट दे पाए। जितनी भी आपकी क्वेरीज है हम उसको रिजोल्व कर पाए, चाहे वो 43BH के ऊपर है, चाहे वो टैक्स ऑडिट के ऊपर है, चाहे वो 10B और 10BB के ऊपर और ITR 7 के ऊपर है। फर्स्ट ये प्रोग्राम हम अपने प्लान करेंगे 30 सितंबर तक। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, संजय जी ने जल्दी निकलना है, तो मैं संजय जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द डेलिब्रेट करें, तो फिर उसके बाद हम गुरुजी का प्रोग्राम स्टार्ट करें। संजय जी, मैं एक चीज कह रहा हूं कि 43BH को जी सर। आप वापस जब आएंगे तब लेना, आप ले ठीक है। लेना। संजय जी को कह रहा हूं, बाकी अभी आप शुरू ठीक है करके सर। चले जाइए फिर। हाँ हाँ हाँ, मैं बस चलिए। को 20 सेकंड जो है लगेंगे, एक्चुअली प्रेजेंटेशन कर रहे हैं नए बच्चे, एंड माय डॉटर इज आल्सो प्रेजेंटिंग। गुड गुड गुड। सन इज हियर। So son is here from Hyderabad. He is doing AI certificate. Ashwini ji, may I? हाँ जी सर। So नमस्कार टू एवरीवन, और गुरुजी को सच सच नमस्कार कि गुरुजी हमारे कर्ता की किसी बात को रिफ्यूज नहीं कर पाते हैं, एंड आई नो हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर हिम टू गिव द टाइम बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग day and night for all deliberation. I am also thankful to the panelists today, Ram Bansal ji, Rakesh Soni ji, गौरव भाई, अजय अलीपुरिया जी जो गाड़ी में जो है बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, राकेश सोनी जी एंड योगेश बत्रा जी एंड बंका जी, एंड माय डियर सन Rishabh. I just named him that last year when I was given the International Tax Committee. So
I learned from him, and I'm also waiting the target which Guruji has set for today of 200. So I think we'll achieve by the end of my deliberation the target of 200. Just friend, I'll give you one small thing that we at Voice of CA, you all know, we try to do whatever is possible, and we are the first with the blessings of Dr. Girish Ahuja. And we try to also do some of the things which are out of box, and those things always pay in long term. Rest, the target is achieved for 200. Rest, I leave it to Ashwani ji and about 43 BH. I think Guruji will deliberate for 1 hour along with the queries. So I'll come back, and I'm just logging off for the purpose of my deliberation, looking to my daughters, otherwise she will feel bad. Thank you very much. Please continue with your deliberation. And Isham, please take care of this, and I'll come back within 30-40 minutes. Thank you very much. थैंक यू संजय जी। मैं अब गुरुजी को रिक्वेस्ट करूंगा। गुरुजी को हालांकि इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, मैं कल वैसे गुरुजी को मिल रहा हूं। गुरुजी की 3 बुक तो फाइनेंस एक्ट जो अभी अभी पास हुआ है उसके ऊपर आ चुकी हैं। एक तो रेडी रेकनर, मिनी रेडी रेकनर, रूल्स। एक्ट मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरे को नहीं मिला अभी, वो कल मिलेगा तो फिर मैं बोलूंगा कि एक्ट भी आ चुका है गुरुजी का, जब मेरे को मिल जाएगा। तो अभी बाकी गुरुजी लगे हुए हैं कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन की बुक भी हमें जल्दी गुरुजी की प्राप्त होगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इस बार होने वाली है कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में हम इससे पहले गुरुजी अनऑफिशियली डिस्कस कर रहे थे क्वेरीज के बारे में। 1 मिनट में गुरुजी और क्लाउड पे भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं। कैपिटल गेन के ऊपर ना हम डिस्कस कर रहे थे कि जो पुराने वाली हमने कैपिटल गेन स्कीम में पैसे जमा करवाए हुए हैं, आज की डेट में विड्रॉ हो रहे हैं, तो वो उसमें कैपिटल गेन 12.5 के ऊपर लगेगा या 20 के ऊपर लगेगा। तो ये काफी क्वेश्चंस हैं, तो उसमें भी आपका क्या इनपुट है या क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, वो भी गुरुजी आप जरूर शेयर करें। ओवर टू गुरुजी। गुड इवनिंग टू एवरीवन। संजय अग्रवाल जी इन एब्सेंशिया, ऑफ कोर्स, जिनके लिए तो प्रोग्राम करते रहते हैं। ऑफ कोर्स हिज सन इज देयर, ऋषभ अग्रवाल। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ऑफ कोर्स, आर.एस. बंसल जी, गौरव गर्ग जी फ्रॉम गौरव गुप्ता जी फ्रॉम अमृतसर, अजय अलीपुरिया जी स्टिल ट्रेवलिंग इन द कार, कंबोज जी, अपने राकेश सोनी जी, योगेश बांका जी, ये मेरे सामने जो सामने है उनके हैं। बाकी जी लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए सर, मैं एक चीज बताऊं। फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट today I am going to revise, but I am not going to give you all stories and reason for doing that. एक बार हम रिवाइव कर लें और उसके बाद हम बात करेंगे। The only change with the government amendment, इसे government amendment बोलते हैं। Number 1, it is called government amendment. The government introduces its own amendments. और number 2, अश्विनी जी, बिल कभी भी राज्यसभा से पास नहीं होता है। बिल सिर्फ लोकसभा से ही पास होता है। राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है, उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो लिख के भेज देते हैं लोकसभा को, और लोकसभा कंसीडर करे तो ठीक है, नहीं करे तो ऑटोमेटिक पास है। राज्यसभा कभी पास नहीं करता। ये मनी बिल, यस, प्रेसिडेंट को एसेंट देनी पड़ती है। जब प्रेसिडेंट एसेंट बनती है तो एक्ट बनता है, लेकिन कोई भी बिल ये वाला राज्यसभा को अप्रूवल नहीं होती है। ये सिर्फ लोकसभा में ही होती है। राज्यसभा कैन बी रिकंसिडर। जब प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर राज्यसभा में भी प्रेजेंट करती है फॉर डिस्कशन। एंड इफ दे हैव एनी ऑब्जेक्शन, इफ दे हैव एनी सजेशन, दे रेफर इट टू द लोकसभा, एंड द लोकसभा एग्रीज टू दैट, ओके। इफ द लोकसभा डजंट एग्री टू दैट, दे हैव नो पावर, दे एब्सोल्युटली हैव नो पावर। पहली पॉइंट तो ये है। अब मैं आ रहा हूं, देखिए, व्हाट वाज प्रेजेंटेड इन द बिल, देयर वर सर्टेन माइनर मिस्टेक्स which have been rectified. But the major relief which has been given is by introducing proviso 2 under section 112 subsection 1 clause A. मैं बताऊंगा, लेकिन पुरानी बातें चले जाती हैं। मैंने बोला था बाईबैक ऑफ शेयर। देखिए 115 QA में बाईबैक होता था, and the company was supposed to pay tax at the rate of 20% plus 12% for 4%. And shareholder was given exemption under 1034A कि उनके हाथ में टैक्स लगता है, कंपनी ने टैक्स दे दिया है। लेकिन क्या हो रहा था, ये
आर्बिट्राज हो रहा था। अगर डिविडेंड दे तो 30% प्लस सरचार्ज पे एप्लीकेबल प्लस 4% था। अगर कंपनी बाईबैक कर रही है तो 20% था। और अनलिस्टेड कंपनी तो बाईबैक ही करने लग गई, क्योंकि उनको पता है कि अपना प्रॉफिट पे टैक्स देंगे तो 30% देना पड़ेगा, और यहाँ कंपनी देगी और टैक्स भी कंपनी देगी तो 20% देना पड़ेगा। तो लॉ ने अब बड़ा क्लियर कर दिया है। सेक्शन 222 जो डीम डिविडेंड भी इंक्लूड करता है, उसमें कह दिया एनी पेमेंट मेड बाय द कंपनी ऑन द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट shall be chargeable to tax under the income from other sources as dividend under the income from other sources. जितना भी डिविडेंड मिलेगा, जितना भी अमाउंट मिलेगा बाईबैक, इंटायर अमाउंट, कोई डिडक्शन नहीं है यहाँ पर, नो डिडक्शन अंडर 56, कॉस्ट ऑफ द शेयर में नहीं मिलेगा। जितना अमाउंट बाईबैक में मिले, चाहे आप अनलिस्टेड कंपनी के हो चाहे लिस्टेड कंपनी हो, जो कंपनी पे करेगी आप डिविडेंड टैक्स देंगे, क्योंकि डिविडेंड टैक्स देंगे 194 में टीडीएस भी कटेगा। जो आपकी कॉस्ट थी वो उन्होंने 46A अमेंडमेंट करके लिख दिया कि ये एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट है, एंड व्हेन देयर इज एन एक्सटिंग्विशमेंट राइट, आपका पर्पस है इन्वेस्टमेंट इनटू शेयर, अगर उसमें गेन होता तो कैपिटल गेन होता। क्योंकि ये गेन नहीं हो रहा, आपकी कंसिडरेशन प्राइस डीम टू बी निल मान ली जाएगी। हालत आई है, लेकिन वो तो पूरी कंसिडरेशन प्राइस डिविडेंड मान लिया गया। इस कंसिडरेशन प्राइस को हम निल मान लेंगे, और निल माइनस योर कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट है वो कैपिटल लॉस हो जाएगा। कैपिटल लॉस अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो आप इसको सेटअप कर सकते हैं कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए, शॉर्ट टर्म हुआ तो आप सेटअप कर सकते हैं कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अगर वो सेटअप नहीं होता तो यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड, आप कैरी फॉरवर्ड करके टू क्लेम इट ए सेटअप इन द सब्सिक्वेंट ईयर। सो लॉस तो आपको मिल जाएगा कैपिटल लॉस, लेकिन कॉस्ट नहीं मिल, कॉस्ट को कैपिटल लॉस मानेंगे, ये उन्होंने कह दिया। इसमें कोई पॉइंट हो तो नोट करके रखना, मैं आगे जाके इसकी जवाब आपको दे दूंगा। अगला पॉइंट देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो न्यू रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं आप न्यू रिजीम में जाओ, और न्यू रिजीम की वजह से 3 बेनिफिट आपको देते हैं। एक बेनिफिट तो स्लैब रेट जो आपका मिलता था वो 3 से 6 तक 5% था, अब 3 to 7 5% कर दिया। इसका मतलब जो लास्ट 1 लाख है 6 से 7 वाला, उसमें 5% को आपको बेनिफिट मिला 5,000। दूसरा स्लैब 7 to 10 किया, जो 6 to 9 था, 9 के ऊपर 15 लगता था, अब आपको 10 पे 10 लगेगा, तो 5,000, 10,000 रुपए का तो स्लैब रेट में आपको बेनिफिट मिल गया, और सरचार्ज वगैरह और एजुकेशन तो अलग। और सेकेंडली, स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ सैलरी सिर्फ न्यू रिजीम वालों के लिए बढ़ा दी 50 to 75, ओल्ड रिजीम के लिए नो चेंज, दे रिमेन एट 50,000। थर्ड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम है। गवर्नमेंट तो कंट्रीब्यूट 14% करती थी, एम्प्लॉयर नॉन गवर्नमेंट वाले 10% करते थे, और जो ये 10% होता था ये सैलरी में जुड़ जाता था, और 80 CCD2 में वो 10% आपको लेस मिल जाता था। ठीक है ना गौरव जी? लेकिन अब क्या किया, ये 10% हैज बीन रेज्ड टू 14% अंडर 36, कि अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर भी 14% कर सकते हैं। 14, उनको डिडक्शन 14 की मिल जाएगी। लेकिन अब रुकना, 80 CCD में 14% तो ऐड हो जाएगा, लेकिन जो न्यू रिजीम वाले हैं उनको डिडक्शन 14 की मिलेगी। जो ओल्ड रिजीम में जाएंगे, हालांकि उनको 14 मिला है, उनकी सैलरी में जुड़ गया है, लेकिन ओल्ड रिजीम वाले को अभी भी 10% डिडक्शन मिलेगी, 14 नहीं मिलेगी। मतलब उनके पास 4% एक्स्ट्रा टैक्स लग गया 4% के ऊपर, क्योंकि वो ओल्ड रिजीम में हम 14 करेगा मेरा एम्प्लॉयर, तो मैं 14 को अपनी सैलरी में जोड़ दूंगा, और बाद में 80 CCD2 में न्यू रिजीम की वजह से 14% लेस ले लूंगा। लेकिन क्योंकि आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं तो 14 तो मिलेगा आपको, 14 मिलेगा, वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। लेकिन जब 80 CCD2 में जाएंगे आपको डिडक्शन 10% की मिलेगी, क्योंकि आप ओल्ड रिजीम में ही जा रहे हैं। तो एक नुकसान ये भी हुआ। ये 3 चीजें न्यू रिजीम की हैं, जो लोग वो चाहते हैं कि लोग न्यू रिजीम के लिए शिफ्ट कर जाएं, और मोस्टली ने कर भी दिया है। 2/3 रिटर्न्स आई हैं जो न्यू रिजीम में गई, और जिन्होंने नहीं अप्लाई किया तो वो वैसे ही ओल्ड रिजीम में वो न्यू रिजीम में बाय डिफॉल्ट चले जाएंगे। ओल्ड रिजीम के लिए तो अप्लाई करना था, और कईयों ने तो अभी रिटर्न ही नहीं भरी है। जब रिटर्न भरी नहीं, अप्लाई किया ही नहीं है,
तो उनको तो जाना ही न्यू रिजीम पे रहेगा, वो तो ओल्ड रिजीम में जा ही नहीं सकते। तो ये किया है। एक बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट किया सेक्शन 28 का। देखिए, जब बिल्डर जो जो डेवलपर या बिल्डर होते हैं वो अपने मकान बनाते हैं रेजिडेंशियल और किराए पे भी दे देते हैं। वो नॉर्मली क्या करते थे, रेंटल इनकम दे वर शोइंग अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि एक चेन्नई प्रॉपर्टी की जजमेंट थी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है ऑफ लेटिंग आउट द हाउस प्रॉपर्टी तो आप इसको 28 सेक्शन में ले जाकर सारे डिडक्शन ले सकते हैं। अब इन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दी है। इट इज hereby clarified that if there is a residential property or a part of the residential property which is let, the income from letting of that house property will be taxable under the income from house property and not from business and profession. मतलब आगे से ये याद रखिए कि जो भी रेंटल इनकम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आएगी, ये आपके लिए नहीं कह रहा, हम तो पहले भी रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों वहां दिखाते थे, कहाँ, हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन ये बिल्डर इसको हाउस प्रॉपर्टी में ना दिखाकर चेन्नई प्रॉपर्टी की वजह से उसको बिजनेस में दिखाते थे। अब को क्लियर कर दिया कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो भी किराए पे दोगे उसको हम हाउस प्रॉपर्टी में ले जाएंगे और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगी और कोई खर्चा नहीं मिलेगा। ये भी क्लियर कर दिया उन्होंने, आपको बस कर दिया। एक 40B में जो आप सैलरी लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म आपको सैलरी देती है, तो पहले लिमिट थी फर्स्ट 3 लाख 90% और 1,50,000 whichever is more, बैलेंस 60%। उसको बढ़ाकर फर्स्ट 6 लाख 90% और 3 लाख whichever is more, बैलेंस 60%। तो थोड़ा आपकी लिमिट बढ़ा दी रेमुनरेशन देते हुए, लेकिन 80T डाल दिया। कंबोज जी जो 80T डाला है ना, सॉरी 194T जो TDS का डाला है वो अगले साल से है। मैं गया था वहां कि ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं कि हम तो बुक प्रॉफिट निकालते हैं बाद में और आप ये क्या कर रहे हैं। हालांकि मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन चलो है, आप बुक प्रॉफिट बाद में निकालते हैं वो है, सो को भी मान। तो उन्होंने कहा अभी क्यों जल्दी है आपको, अगला साल तो अभी आना है और फरवरी में बजट आएगा, उस वक्त आप रिप्रेजेंटेशन देना और हम उसको फरवरी में डिस्कस करके कुछ अमेंडमेंट करनी होगी तो अश्विनी जी ले आएंगे। तो इसलिए ज्यादा डिस्कस करके उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपके पास कोई इश्यूज हैं वो मुझे बता दीजिए। वो बुक प्रॉफिट वाला इशू मुझे पता है, बाकी कोई बुक प्रॉफिट वाला इशू नहीं है, वो मैं तो उसको भी नहीं मानता, लेकिन आपकी बात को मान लेता हूं। तो हमने उसको बता दिया है, वो उसको देखेंगे। क्लियर हो गया जी, ये 40B भी हो गया। अगला छोटा सा चेंज था 47(3)(i) में, कि जो गिफ्ट था, विल था और इरिवोकेबल ट्रस्ट था, वो सबको अलाउ कर दिया, एनी पर्सन। तो जजमेंट आ गई कंपनी के केस में, एक कंपनी अपनी सिस्टर कंपनी को गिफ्ट दे रही, वो कहता है ये माफ है, ये एग्जेम्प्ट है। अब उन्होंने उसको चेंज करके कह दिया ओनली इंडिविजुअल इन एचयूएफ कैन डू दिस, बाकी को नहीं। बाकी वो गिफ्ट और ट्रांसफर टू बाय विल और कंपनी तो विल कर ही नहीं सकती, लेकिन इंडिविजुअल को बाय गिफ्ट तो कर सकती थी ना कंपनी, वो बंद कर दिया, वो भी कर दिया। आगे चलिए, आगे जाकर आपके पास एक 57(2)B था, 56 सबसेक्शन 2(7)B, जिसमें आपको अगर इश्यू शेयर करना पड़ता था और आप क्लोजली हेल्ड कंपनी थे तो आप फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर अगर करते थे तो डिफरेंस बिटवीन द इश्यू प्राइस माइनस द फेयर मार्केट वैल्यू पे आपको कंपनी को टैक्स देना। ये बहुत एंजल टैक्स की बातें कर रहे हैं। जो स्टार्टअप थे वो कह रहे थे सर हमें आपने बेनिफिट तो दिया हुआ है कि चलो ये नहीं लगेगा, लेकिन सारे स्टार्टअप रजिस्टर्ड ही नहीं होते और उसमें वो कंडीशन हम सेटिस्फाई नहीं करते तो हमें तो नुकसान हो रहा है, हमें तो शेयर बहुत बढ़ रहा है। तो उन्होंने उनकी वजह से बाकियों को भी फायदा करा दिया। वो सेक्शन 56(2)(7)B खत्म हो गया। अब आप जितने मर्जी पे इशू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही बात मैंने बताई थी, 68 सेक्शन लग गया है जो ऑलरेडी है, वेयर ए क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसीव्स एनी शेयर एप्लीकेशन मनी और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, दे हैव टू गिव not only the source but also the source of that। उस सोर्स कहां से आया आप तो बता देते थे इस आदमी ने दिए, वो कहता मुझे नहीं चाहिए इस आदमी ने दिए, उस आदमी के पास वो पैसा कहां से आया वो भी बताए, तब हम मानेंगे, नहीं तो 68 लगा। तो इसलिए उसका ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप शेयर इशू कर सकते हो एट एनी प्राइस विच इज बेनिफिशियल टू यू। क्लियर हुआ, ये भी आपको कर दिया गया, एनी प्राइस
लेकिन याद रखिए जो भी है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो 56 to 10 लग सकता है, इसलिए वो ध्यान रखना। बाकी आप किसी भी प्राइस पे करिए। अगला देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब बाकी तो कहा था चेंज आई नहीं, 80G तो बड़ी माइन्यूट सी चेंज है, वो तो कुछ नहीं था, सेटअप करके वो कर दिया उन्होंने। लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट मैंने बोला 1023C जो IVVIA है। VI वाले कौन से हैं? जो 5 करोड़ से ऊपर वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। VIA वाले कौन से? जो 5 करोड़ से ऊपर है मेडिकल इंस्टीट्यूशन। 4 और 5 क्या है? जो नोटिफाइड चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इन सबको अप्रूवल रिक्वायर्ड है, अगर अप्रूवल के बगैर इनको एग्जेम्पशन नहीं मिलती थी। अब लॉ ने क्लियर कर दिया है कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो हम 1023C में अप्रूवल नहीं देंगे, आपको सीधा 12A में जाकर वहां पर अप्रूवल लेना है। तो ये सेक्शन 1023C सनसेट हो गया IVVIVIL। लेकिन जो 5 करोड़ से नीचे हैं, जो 1023C 3IAD में थे या 3IAE में, उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है फॉर सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, उनमें भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि उनको अप्रूवल चाहिए ही नहीं थी। जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट और होलली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं किया, लेकिन बाकी मर्ज कर दिया। और दूसरा, कई बार आप अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो डिले हो जाता है, क्योंकि आपको रिन्यूअल करना है तो 4.5 साल में अप्लाई करना है, पहली बार करना है तो आपको अप्लाई करना है विद इन 1 मंथ, तो कई बार डिले हो जाता है। उसके लिए उन्होंने पावर दे दी CIT को कि वो कंडोन कर दे, अगर रीजनेबल कॉज है तो हम उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन। ये फायदा कर दिए। और एक मर्जर के लिए दो ट्रस्ट अगर मर्ज करना चाहते हैं, पहले कंडीशन नहीं थी, अब कंडीशन डाल दी गई है। 12AC नया चैप्टर सेक्शन डाला कि भाई जो मर्ज होंगे वो या तो अप्रूव्ड होने चाहिए या रजिस्टर्ड, दोनों तभी होंगे जो अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड हो। अगर एक अनअप्रूव्ड है दूसरा रजिस्टर्ड है तो नहीं हो, दोनों रजिस्टर्ड हो या दोनों अप्रूव्ड हो हम कर सकते। लेकिन मर्ज वही कर सकते हैं जो सेम ऑब्जेक्ट हो जिस ट्रस्ट के, या सिमिलर ऑब्जेक्ट। अदर देन दैट कोई और ऑब्जेक्ट हो तो नहीं, सेम या सिमिलर हो तो कर सकते हैं। और तीसरा, वो कंडीशन प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आप सेटिस्फाई कर दें तो फिर ये मर्जर अलाउ हो जाएगा। इसमें 115 TD नहीं लगेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। हम आगे जाते, ब्लॉक असेसमेंट बहुत अच्छा किया। पहले ब्लॉक असेसमेंट में आपको पता है 108%, ये जो सर्च के केस में 108% लगता था अगर आप सरेंडर करते हैं एट द टाइम ऑफ सर्च। अगर आप सरेंडर नहीं करते तो 138% लगता। अब उन्होंने एक ब्लॉक पीरियड बना दिया कि जब सर्च होगी 1 सितंबर 2024 के बाद, तो 6 साल प्लस अप टू द डेट ऑफ सर्च, इनिशिएशन ऑफ सर्च, इसका ब्लॉक में टैक्स असेसमेंट होगी। पूरे ब्लॉक को हम टैक्स करेंगे 60% पर। अगर आप अपनी रिटर्न में, जब आपको मिला जाए रिटर्न भरिए ब्लॉक की, तो आप रिटर्न में अगर शो कर दे तो हम सीधा 60% लेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे 234A का, 234B का, 234C का, कोई पेनल्टी नहीं लेंगे 270A। कितना आसान कर दिया कंबोज जी, 60% दो, जान छुड़ा लो। अगर शराफत है, अगर आप फिर भी नहीं बताते और एओ निकालता है अनडिस्क्लोज इनकम, तो हम उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे 50% और 60%, 30। सो अगर खुद बताएं तो 60, अगर एओ निकाले तो 90, 60 + 30, 90। तो ये इतना अच्छा कर दिया है। मैं आपको बताऊं, इसके रूल्स आ रहे हैं और चीजें आ रही हैं कि आपको अब किसी पार्टी का सर्च होता है तो उसको उतना नहीं चुभेगा। पहले चुभता था 108, 138, और फिर इंटरेस्ट भी पड़ता था 234A, 234B, 234C, सब कुछ पड़ता था। अब तो जान छूट जाएगी। तो सरकार अब आपको चाहती है कि पुराना सिस्टम 30 था 112(15)B में, लेकिन पेनल्टी तो लगती थी सर्च में, अब सीधा ही 60 कर दिया। सो पेनल्टी कुछ है ही नहीं, तो ठीक है ना कंबोज जी, एक आसान कर दिया। अब रीअसेसमेंट के कोर्स को भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया। पहले जो 147 और 148 में रीअसेसमेंट होती थी उसको छोड़ दो, सर्च को, सर्च का रीअसेसमेंट खत्म कर दिया है, वो इधर आ गया। अब इसमें करा है, पहले 3 साल होती थी
नो लिमिट एनी इनकम स्कीम। बाकी अगले 3 साल होती थी इनकम स्कीम इज मोर देन 50 लाख which is represented by some asset, some entry, some transaction. अब उसको 2 साल कर दिया, 302 कर दिया, सो पीरियड कम कर दिया। और दूसरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया 148A। अब एओ आपको सीधा इंफॉर्मेशन उसके पास आई, आपको सीधा नोटिस दे देगी, कोई इंक्वायरी नहीं करेगा, सीधा आपको नोटिस दे देगा कि हमें पता लगा ये इनकम स्केप है, आप बताइए क्या ये है, डू यू एग्री विद दैट। शो कॉज आपको दिया जा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो हम आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे, आप बता दीजिए, अगर तो आप सेटिस्फाई कर देंगे तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे, नहीं तो फिर आपको ऑर्डर पास। सॉरी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ, क्योंकि वो गलती नाल संजय जी का बेटा वो होस्ट था तो उसने एग्जिट किया, तो उसको पता नहीं था पोस्ट की बजाय, इस वजह से हम एग्जिट हो गए थे। नाउ वी आर अगेन लाइव। चलो रुकावट के लिए खेद है, चलिए आगे बढ़ रहे। तो मैंने ये कहा, क्या चीज कर रहा था मैं तो भूल भी गया। रुकावट नहीं जी, वो उंगल के लिए खेद है। नहीं, क्या बोल रहा था सर? जिंदल जी याद है, कुछ सुन रहे थे, क्या बोल रहा था मैंने लास्ट? सर कट ही गया मेरा तो इधर से। सर कुछ को पता है क्या मैं बोल रहा था आपको, कौन सा सेक्शन बोल रहा था, मुझे तो याद भी नहीं है। वो सर्च के बाद, उसके बाद सर्च के बाद, रीअसेसमेंट। तो रीअसेसमेंट में अब वो आपको 3 महीने के अंदर अंदर ये डिसीजन ले लेगा कि मैंने रीअसेसमेंट करनी नहीं करनी। आप अपना, पहले तो टाइम बहुत होते थे, ये पीरियड, अब कुछ नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर उसके बाद इंफॉर्मेशन आएगी, आपको वो नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस देगा, आप उसका जवाब दीजिए, आप अपीयर होना चाहे तो उसकी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड लीजिए, उसके बाद अपना पेच रखिए सामान, अगर वो मान जाएगा तो ड्रॉप कर देगा, नहीं तो फिर 148 इशू होगा, उसके बाद 147 होगा। लेकिन पीरियड 5 साल का हो गया, 3+2, 3+3 नहीं है। आप कहेंगे, और कंपोज जी जरूर कहेंगे कि यहाँ पे टैक्स तो 78 पड़ रहा है और सर्च के केस में 60 पड़ रहा है, ये कौन सा तरीका हुआ? समझ में आया? सर्च कराओ तो 60, इधर कराओ तो 78। वो सर ऐसा है, ये तब है जब उनके पास इंफॉर्मेशन है, नंबर 1। वहां तो सिर्फ सर्च के केस में तो पूरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और नंबर 2, अभी इसका किया, अगले साल वो भी हो जाएगा, ये आपको एश्योरेंस दे। मेरी बात हो गई है, इस साल इतना हो गया, अगले साल उसको भी कुछ कम कर देंगे 78 वाले। क्लियर है सर कंबोज जी? अब क्वेश्चन मत पूछना ये वाला क्या है। सर 78 दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। किसका? 147 को, 148 को नहीं, जो 78 बता रहे हैं। देखिए 78 किस लिए लगता है, अगर आपकी कोई इनकम स्केप हुई है और आपको सेक्शन 68, 69, 69 वो तो है ये, तो 78 है ना? या करेक्ट, वो 78 है ना? हाँ जी, इसकी वजह से मैं कह रहे हैं कि वो 78 और वहां पर 60, क्योंकि वहां भी तो 68, 69 ही लगते हैं। करेक्ट। वहां 70, 60 और यहाँ 78, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन वो कह रहे हैं वो 6 साल का है और पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है जब हम सर्च करते हैं। तो ये तो जब इंफॉर्मेशन आएगी उसको देखेंगे, और 1 साल की हो तो 1 साल की लेंगे, और यहाँ पर तो ब्लॉक नहीं है, तो ये अगले साल इसको भी थोड़ा माइल्ड, मतलब मॉडरेट करेंगे रेट को, ये मैंने आपको बताया। चलिए सर आगे बढ़े। इसमें कम से कम गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट जरूर कीजिए कि जो भी एक स्कीम लगाते हैं, मेथड ऑफ टैक्सेशन का कोई भी प्रोविजन लाते हैं, उसको कम से कम 5 साल डेवलप तो होने दो, बच्चे को थोड़ा बड़ा तो होने दो। सर ऐसा है, इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस है असेसमेंट में, 148 में। आपको ये बात, अब 21 के बाद 3 साल नहीं पूरे हुए तो नहीं आगे जी प्रोविजन। सर देखिए क्या हुआ, ये इनपुट बहुत आता है गवर्नमेंट के पास कमिश्नरेट से। जी जितने भी सर्च वाले थे वो बहुत ज्यादा, और सर्च वाले तो आपको पता बड़े ही आदमी होते हैं, छोटा तो कोई होता ही नहीं। छोटा तो जान के सर्च कराता है ताकि लोगों को पता है मैंने बेटे की शादी करानी है तो इसलिए मैं बड़ा हो गया। बड़े आदमियों की होती है, तो बड़े आदमी का प्रेशर पड़ता है सरकार के ऊपर कि सर अब गलती हो गई तो हमें अब छुटकारा करो, हमसे जो पहले तो आप लेते थे 30% प्लस पेनल्टी, उतना तो कर दो। तो उन्होंने कर दिया, ताकि कहता बेईमानी ज्यादा करते हैं लोग, वो कहते हैं यार ये करो, और करप्शन भी बढ़ती है उससे, तो करप्शन भी कम हो गई, और इसलिए उन्होंने ये करा है। तो ये हो जाएगा, अगला वो भी हो जाएगा 148। ये आप कह रहे हैं, इसको देखिए लॉ बनाया जाता है,
लॉ में फिर क्या बात है कि बनाए में कई गलतियां भी हो जाती हैं इंसान से। लॉ बनाने वाले भी हम और आप ही हैं, तो जो सजेशन करते हैं गलतियां तो अभी भी हुई हैं, तो बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। आप एग्री करता हूँ कि 5 साल होने चाहिए, ये होने चाहिए। 153A का तो कई साल लगे, 153 तो कई साल रहा। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद इन्होंने ये कोशिश करी कि यहीं पर कर दे, सिंप्लीफाई कर दे। वो सिंप्लीफाई करने के बजाय और मुश्किल हो गया। और मुश्किल हो गई। इसलिए उन्होंने कहा मुश्किल क्यों हो गया, 6 साल की असेसमेंट करनी होती थी, तो नोटिस उसी साल का देते थे जो टाइम बार्ड हो रहा था, ब्लॉक नहीं था ना, तो जो टाइम बार्ड का दे दिया, बाकी 5 साल रोक लिए। फिर अगले साल वो टाइम बार्ड हो रहा है तो उसको कर दिया, अगले साल उससे बड़ा, क्योंकि टाइम तो 6 साल लेना है, लेकिन ईच ईयर सेपरेट ईयर था ना, ब्लॉक नहीं था, इसलिए ब्लॉक कर दिया तो एक ही बारे में हो जाएगा। वो कहते थे हम तो फंसे रहते हैं 6 साल के केस के लिए, 7 साल 8 साल 10 साल तक लगा रहते हैं, उसलिए किया उन्होंने। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। रीअसेसमेंट भी मैंने कर दिया आपको। देखिए कुछ और जो चीजें हैं टीडीएस में, वो आपको बताया, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा टैक्स आ रहा था, रिफंड ज्यादा करना पड़ रहा था, तो इन्होंने 194D, 194G, 194H, 194IB, 194M का 5% से 2% कर दिया। वो आपके फेवर में नहीं किया है, वो सिर्फ आपने, क्योंकि रिफंड ज्यादा देना पड़ रहा था तो उसको 2% कर दिया है। एक 194 1A में अच्छी चेंज करी है, आपको बुरी लगे तो मुझे नहीं पता, कि आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते थे, 2 परचेजर थे और 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है, तो आप कहते थे 60 की प्रॉपर्टी है, 30 मैंने दिया है, 30 इसने दिया है, तो टीडीएस कटना है नहीं कटना। और या बेचने वाले 2, खरीदने वाला 1, और 50 लाख से ऊपर है, तो सोचते थे दोनों ने अलग अलग बेची है तो टीडीएस कटना है कि नहीं कटना। अब उन्होंने क्लियर कर दिया, ट्रांसफरर 2 हो या बायर 2 हो, कोई 2 या 2 से ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 से ऊपर है तो आपको टीडीएस काटना ही पड़ेगा। सो इसलिए जान छोड़ी ना, लड़ाई झगड़ा नहीं है, डिस्प्यूट कोई बात का नहीं होने, ये क्लियर कर दिया सर। अब आगे जाकर एक सैलरी वालों को बेनिफिट दिया, तो सैलरी का कोई टीडीएस कट जाता है, यही अगर प्रॉपर्टी बेचे, कोई टीसीएस कलेक्ट हो जाता है जब उसकी कार 10 लाख से ऊपर खरीदे, या अगर बच्चे को पढ़ाने भेजा है तो एलआरएस में टीसीएस कलेक्ट हो जाता है पढ़ाई का, तो उन पैसा का उसका क्रेडिट एम्प्लॉयर नहीं देता था, उसको फिर रिटर्न भर के बाद में पैसा मिलता था और उसका पैसा ब्लॉक हो रहा था। तो इन्होंने सैलरी वाले को कहा अगर तेरा कोई टीडीएस कटा है, कोई टीसीएस कलेक्ट हुआ है, तो उसकी इंफॉर्मेशन तू अपने एम्प्लॉयर को दे दे और वो इसका बेनिफिट तेरे को दे देगा और तेरे को बैलेंस अमाउंट पे ही टीडीएस कटेगा। तो ये अच्छा किया, सरकार जो काम कर रही है अच्छा ही कर रही है, कोई बुरा नहीं कर रही है। एक 276B में भी फर्क डाल दिया कि भैया जो प्रोसिक्यूशन हो जाता था लेट पेमेंट जमा कराने का, आपने पेमेंट लेट जमा कराई, टीडीएस काट के जमा नहीं कराई, 1.5% तो लगता ही था इंटरेस्ट, लेकिन प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते थे कि आपने पैसे क्यों, सरकार के पैसे रोक रखे, क्यों ना आपको जेल ले, और 3 साल की कैद होती, नहीं तो कंपाउंडिंग करानी पड़ती थी जिसमें 5 टाइम मांगते थे, 5 टाइम। अब लॉ ने क्लियर कर दिया सर क्वार्टर वाइज देखो, आपकी क्वार्टरली रिटर्न जाती है, जून की रिटर्न जुलाई में जाती है, सितंबर की रिटर्न अक्टूबर में जाती है 31 अक्टूबर को, दिसंबर की रिटर्न 31 जनवरी को जाती है, क्वार्टरली स्टेटमेंट टीडीएस की, और अप्रैल जून जनवरी फरवरी मार्च की 31 मई तक जाती है। तो अगर किसी क्वार्टर का आपने टीडीएस नहीं काटा है सॉरी, जमा नहीं कराया, लेट जमा कराना है, तो अगर आप उस क्वार्टर की जो ड्यू डेट ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल होती है, जैसे वही 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और वो 31 जनवरी या 31 में, उस तारीख तक अगर आप जमा करा देंगे तो हम प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं करेंगे। ये अच्छा काम किया, प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन आपको टाइम दे दिया गया मैक्सिमम 3 महीने, किसी में 2 महीने हो सकते हैं, किसी में 1 महीना हो सकता है। क्लियर हो गया सर? ये भी एक बेनिफिट ये भी दे दिया आपको, जो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी इस काम में भी। बाकी भी बहुत कुछ है। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, जो पॉइंट होगा आप पूछ लेना जितना मर्जी पूछ। अब मैं आ रहा हूं, देखिए लॉ बनता है, जो भी लॉ होगा सर, बहुजन सुखाए होता है, सर्वजन सुखाए नहीं हो सकता। बहुजन भी कई होगा तो बहुजन भी नहीं होता, बहुजन दुखाए होता है।
कई जगह बहुजन दुखाए भी होता है, और बहुजन किसी को सुखाए, और बहुजन अगर सुखाए भी करना है तो सबको बेनिफिट तो मिल नहीं सकता। जैसे न्यू रिजीम में बेनिफिट दिया तो ओल्ड रिजीम वाले तो चिल्ला रहे हैं ना, न्यू रिजीम में आपने टैक्स भी कम कर दिया, 50 का 75 भी कर दिया, और वो भी कर दिया, तो ओल्ड रिजीम वाले चिल्ला रहे हैं। तो बहुजन सुखाए तो है, नए रिजीम में जाओ बेनिफिट ले लो, ओल्ड रिजीम में जाओगे तो बेनिफिट नहीं देंगे। इसी तरह जब ये 12.5 कर दिया विदाउट इंडेक्सेशन, तो कुछ लोग परेशान हो गए कि सर हमारे यहाँ तो इतना इंडेक्सेशन हुआ ही नहीं है, सॉरी हमारे यहाँ तो इतनी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं लुधियाना में देखिए, कहीं भी देखिए, प्रॉपर्टी कीमत 10 गुना 20 गुना हो गई 2001 से लेकर। लेकिन कई जगह हो सकती है, जैसे बंगाल है, वहां पर प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ती। आपको पता क्यों नहीं बढ़ती? मैं क्यों बोलूं? इधर चेन्नई में भी प्रॉपर्टी की कीमत इतनी नहीं बढ़ती, वहां गोल्ड ज्यादा रखते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ही नहीं करते ज्यादा। वहां इन्वेस्टर नहीं है प्रॉपर्टी के, वो गोल्ड में बहुत बड़े इन्वेस्ट करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती नहीं है। वो कहते हैं आप इंडेक्सेशन देने के बाद हमें टैक्स कम पड़ता था, अब विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स ज्यादा पड़ रहा है। ये तो हमारे से हुआ हो गया। लेकिन मैं एग्जाम्पल लोगों को दे रहा हूं कि 90% लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत इतनी बढ़ चुकी है। अश्विनी जी, आपके जलंधर में भी 10 टाइम तो कुछ भी नहीं है, 10 से भी ज्यादा टाइम बढ़ी हो, तो जिसकी इतनी कीमत बढ़ गई उसको तो 12.5% देने में बहुत खुशी है। लेकिन हो सकता है बंसल जी कहें मैं छोटी जगह में रहता हूँ, जगरोह में रहता हूँ, वहां हो सकता है इतनी नड़ी हो, लेकिन उनके यहाँ भी बहुत बड़ी है। गलत कहेंगे अगर कहते हैं नहीं बड़ी है। बठिंडा और बठिंडा के पास प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत बड़ी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक बेनिफिट दे दिया बाई इंसर्टिंग प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, कि अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं या रेजिडेंट एचयूएफ हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्स निकालने के लिए, वहां नहीं कहा कि इंडेक्सेशन दे रही है, टैक्स निकालने के लिए आपको हम इंटरसेक्शन का बेनिफिट देकर, आपको टैक्स अगर कम बनता है अगर पुरानी रिजीम में, तो आप पुरानी रिजीम पे दे दो, नई रिजीम में मत। हम बेनिफिशियल जो होगा आफ्टर इंडेक्सेशन, इफ यू आर गेटिंग पेइंग लेस टैक्स, यू वांट टू पे लेस टैक्स, अगर वो बन रहा है लेस तो लेस दे दो, अगर विदाउट इंडेक्सेशन ज्यादा है तो ज्यादा दे। ये उन्होंने कह दिया। तो आपको सर्वजन सुखाए के, जिसको 12.5 को फायदा हो रहा है वो 12.5 ले ले, और जिसको 20 के बाद फायदा हो रहा है वो 20 के बाद ले। लेकिन दिया सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को। लेकिन इसमें बहुत इश्यूज हैं, वो इशू मैं चाहूंगा आप मेरे को वो करे फ्लैग, और फिर मैं इसका आंसर दूंगा कि भाई इससे नुकसान क्या हुआ और क्या क्या इशू है जो लोग परेशान हो रहे हैं, किसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ये अश्विनी जी मैं सारे जवाब दूंगा। तो अश्विनी जी ने भी एक रेस किया, कैपिटल गेन स्कीम में जमा कराए तो उसका क्या होगा। कोई 45(2) कह रहा है, कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड वो कन्वर्ट किया हुआ है तो उसका क्या होगा। कई कह रहा है ट्रांसफर पहले हो चुकी है, कैपिटल गेन बाद में लगा तो क्या होगा। ये सारे इशू हैं, हम इशू को फ्लैग करेंगे। लेकिन मेजर इशू जो ये है कि अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये फर्म कंपनी नॉन रेजिडेंट किसी के लिए नहीं किया, ना नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए किया, ना ही किसी और एसेट के लिए किया, सिर्फ लैंड बिल्डिंग के लिए किया, और ना ही पर फर्म कंपनी एओपी वगैरह किसी को बेनिफिट नहीं दिया, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट एचयूएफ को कहा कि अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स आफ्टर इंडेक्सेशन कम बन रहा है और यहाँ ज्यादा बन रहा है तो आप उतना दे दो जो आफ्टर इंडेक्सेशन बन रहा है। कोई गलत तो नहीं कहा सर। वो एक्सेस को अब इग्नोर कर देंगे, हम क्या करेंगे, निकालेंगे तो वैसे ही, कैसे, विदाउट इंडेक्सेशन। अश्विनी जी निकालना पड़ेगा विदाउट इंडेक्सेशन, लेकिन फिर आप एक अलग कैलकुलेट करेंगे कि आफ्टर इंडेक्सेशन क्या टैक्स बन रहा है, और वो कम बन रहा है तो हम जो एक्सेस है वो इग्नोर कर देंगे, उतना ही ले लेंगे। हम इग्नोर क्या कर रहे हैं, टैक्स अंडर 112A वो ज्यादा बन रहा था उसको कम कर दे। तो जो लॉस भी बेनिफिशियल तो नहीं दे रहे गुरुजी, है, लॉस भी नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, लॉस। अरे वो बात कर रहे हैं ना, आप क्वेश्चन पूछना, लॉस ले लोगे, हद हो गई। आपको पहल बनेंगे, अरे कौन सा लॉस हो रहा है प्रॉपर्टी में, ये कौन सी बातें करते हो, ये आपके सदस्य तो नहीं है। छोड़ो बातें, चलिए अब आप सवाल के ऊपर डालते सब चीजें। सर हुणे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल साडे सीएम दे स्टेशन तो है जी,
ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सर मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मैं तो ये कह रहे हैं सर वो उन्होंने भी जो छोड़ो, कहा था, उन्होंने भी सीएम जो साहब। पार्लियामेंट में कहा राघव चड्ढा जी ने, वो मान लिया गया। उन्होंने कहा था मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, वो 4 करोड़ की बिक रही है, और मैं इंडेक्स करके मुझे ज्यादा फायदा होता था, विदाउट इंडेक्स कम पैदा होता। तो उन्होंने कहा जाओ, आपकी बात भी मान ली, तुम इंडेक्स करके ले दे दो। उन्होंने यही तो कहा है, तुम इंडेक्स करके दे दो। ये लॉस वॉस की बात कहां से आ गई? कैपिटल गेन में लॉस होता है, ऐसे बात में करो, टैक्स नील हो जाएगा। टैक्स नील हो जाएगा अगर लॉस है तो, टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। ये टैक्स में चेंज हुआ है, लॉस वॉस ना चित्र में जीता पट तुम हारो। वाह भाई वाह। कमोई जिंदल साहब, साहब जी ऐसे मत करो। कमोई साहब, सीएम साहब की बात ना करो, वो कहाँ बात करते हैं, मेरे साथ पढ़े भी हैं, शहर में नहीं आए, मैं पढ़ा भी हूँ उनके साथ 1 साल। सर क्यों, हम तो हाथ जोड़ते हैं सब पॉलिटिशियंस को, हमें कोई लेना सर- देना नहीं है, हम पॉलिटिक्स में नहीं है। डायरेक्ट अप्रोच हो गई है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ जमाती हो गए हो। तो सर रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बात नहीं सर, जो पढ़े हैं वो यूट्यूब पे फैक्ट तो जाता फैक्ट ही है, है, कोई गलत चीज नहीं बोलो, फैक्ट तो फैक्ट ही है। कोई गलत चीज, एक शब्द गलत हो आप फंस जाएंगे लेटर। तो क्या जरूरत है गलत चीज बोलने की, और है भी नहीं गलत, मैं हाँ। गलत बोल नहीं रहा। जो बेनिफिट आपने मांगा दे दिया गया, लो जी जो क्वेश्चन सर। बेनिफिट पार्लियामेंट में मांगा गया वो दे दिया गया, और सर्वजन आशा सुखाए हो गया। अजय अलपुरिया जी मैं गलत कह रहा हूँ? ओ सर, अजय अलपुरिया जी कह रहे नॉन रेजिडेंट को नहीं दिया। सर नॉन बिल्कुल ठीक कह रहे हो रेजिडेंट सर। को, हाँ जी, नॉन रेजिडेंट को हम बेनिफिट क्यों दें? नॉन रेजिडेंट तो यहाँ कमाई कर रहे हैं, और वो ये बेनिफिट डबल ले जाएं। एक तो वो नॉन रेजिडेंट, हम उनसे टैक्स कम ले रहे हैं, उनकी अपनी कंट्री में तो टैक्स ज्यादा लगता है मोस्टली के यहाँ। तो बिल्कुल छोड़ ठीक है दीजिए सर। उनकी। सर हम अपने रेजिडेंट के लिए तैयार हैं, जो रेजिडेंट वोटर है हमारे, नॉन रेजिडेंट वोटर थोड़ी है हमारे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मेरा ही है वो, कि एक कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिटेड है तो उसमें किस रेट में टैक्स देना पड़ेगा? देखिए अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे ना 54B या 54F जो भी पढ़ोगे, उस पर लिखा कैपिटल गेन स्कीम में आप जमा कराएंगे 2 साल 3 साल जो भी पीरियड है, अगर आप उसको स्पेंड नहीं करते तो जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है दैट विल बिकम टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच द पीरियड ऑफ 2 ईयर और 3 ईयर इज एक्सपायर्ड। तो उस केस में आपने इंडेक्सेशन अगर पहले लिया हुआ है तो कोई बात नहीं, 12.5 ही लगता। अगर ये बढ़ जाता तो बढ़ा हुआ ही लगता, नहीं लगता। अगर बढ़ जाता तो बढ़ा हुआ लगता, कम हो गया तो 12.5 ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा है कैपिटल गेन उस साल लगेगा जिस साल 3 साल का पीरियड खत्म होगा, इसलिए करा दिया, इसलिए। ठीक है और बोलो। सर एक क्वेश्चन है सर, सर एक क्वेश्चन है कि अगर हम इंडेक्सेशन के पुराने रिजीम में ले लेते हैं बेनिफिट, तो रिटर्न नए रिजीम भर सकते हैं उसकी? क्या कर सकते हैं? रिटर्न नए रिजीम में जाएगी उसकी क्या? सर देखिए, कैपिटल गेन से रिजीम का कोई लेना देना नहीं, रिजीम में कैपिटल गेन वैसे ही है जो पहले था। सो अब नई रिजीम हो या ओल्ड रिजीम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। सर बंसल साहब, ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, स्लैब रेट ऑफ टैक्स नहीं है। और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स तो सबके लिए बराबर है, चाहे ओल्ड रिजीम में हो चाहे न्यू रिजीम में हो। तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप न्यू रिजीम में हो या ओल्ड रिजीम में हो, ये बेनिफिट आप आफ्टर इंडेक्सेशन ले सकते हैं। जिन मेंबरों के भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर दें इंस्टेड ऑफ क्यूए। हम इसमें उनको बहुत क्वेश्चन होने चाहिए। अभी तक एक ही बिल्कुल। सवाल पूछा, वो भी हमारे कर्ता ने, और एक सवाल पूछा बंसल जी ने। सर अजय सर, आहूजा साहब मोहित जी हाँ जी, सर, हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में फिक्स्ड लैंड एंड बिल्डिंग को स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया। स्टॉक इन ट्रेड में कर लिया। हाँ जी, हाँ सर ट्रांसफर तो 23 जुलाई से पहले हो गई। हाँ जी, ट्रांसफर 23 जुलाई से पहले हो गई। 23 जुलाई के पहले हुई तो टैक्स वही लगेगा 20%, जब वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, ट्रांसफर आपकी 23 जुलाई से पहले हो गई है, और इंडेक्सेशन अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन है। एम आई राइट? ठीक है सर जी। सर इंडेक्सेशन अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन है, तो वो कन्वर्जन आपका 23 जुलाई से पहले हो चुका है। इस केस में कैपिटल गेन निकल चुका है, सिर्फ उसको टैक्स बाद में देना है, इसलिए ठीक है वो सर। टैक्स 20% ही पड़ेगा, ये आपको बता दें। ठीक है जी, थैंक यू। दो सेक्शन, तीन सेक्शन, 45(1)(a), 45(2) जो आपने पूछा, 45(4)(5) जो कंपलसरी एक्विजिशन का है, और 45(5)(a) जो ट्रांसफर हो गया स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में,
इस केस में टैक्स वही लगेगा जो पुराना था। थैंक यू सर, थैंक आगे मोहित जी क्वेश्चन सर पूछिए नमस्कार। अपना। हाँ सर, नमस्कार माय जी। क्वेरीज के जो प्रोवाइजो में, जो 112 में प्रोवाइजो में, वो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग ऑफ टैक्स है, और हाँ फॉर द जी, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, तो हाँ जी। विदाउट इंडेक्सेशन लेना पड़ेगा सर वैल्यू? सर 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 आपने 54 आपने टैक्स देना है, पहला पॉइंट ये। आप ठीक है कैपिटल गेन स्कीम में तो 54 या 50 किसी में जाओगे ना। हाँ जी सर, अभी 54 या तक कैपिटल 54 गेन का भी। बोला कहाँ है? आपको 54B 54 जो लेना है सर, दोनों तरीके से निकालना पड़ेगा। एक निकालना ओके, पड़ेगा विदाउट इंडेक्सेशन, अगर मैं 54B लेता हूं तो कितना होगा टैक्स, और एक विदाउट ठीक है विद सर। इंडेक्सेशन लेता हूं तो फिर टैक्स कितना होगा, और उसमें से दोनों में से जो कम होगा वो करना पड़ेगा। ये मैंने लिख दिया। सर देखिए, जब वो प्रोवाइजो कहता है कि ओल्ड प्रोविजन लगेंगे तो सिर्फ इंडेक्सेशन अलाउ किया, तो 54B भी तो उसी हिसाब से लेना पड़ेगा, 54F भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा, 54EC भी उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, 54B भी उसी हिसाब से। वो निकालोगे ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से, ये निकालोगे न्यू प्रोविजन के हिसाब से, फिर टैक्स निकालोगे, जहां टैक्स कम पड़ा वो दोगे। सो मेरे हिसाब से जो 54 पुराना मिलता था, आप उसको भी उसी पुराने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए और टैक्स निकालिए, और जो 54 नए हिसाब से मिलना है उसको भी टैक्स निकालिए, जो आपको बेनिफिट होगा वो ले लीजिए। ठीक है सर मोहित जी? अग्रीड, बट अगर टैक्स निल बने तब भी? तो नील इवन बनेगा, तो नील लगेगा, फिर नील होगा ओके, टैक्स, लॉस नहीं मिलेगा। बस जो अब डन। ये मांग रहे हैं अश्विनी जी, टैक्स नील हो जाएगा, लॉस नहीं मिलेगा। मोहित जी टैक्स नील हो सकता है, क्योंकि मैं फिर कम जमा करा के 5,000 रुपए बना दूं उसका इंडेक्सेशन करके, तो फिर 5,000 रुपए टैक्स लोगे, तो इसलिए वो टैक्स नील हो जाएगा। ठीक है सर, राइट सर, थैंक यू। हाँ जी और पूछिए, कोई पूछना हो। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज सिद्धवानी जी, हाँ जी अपना क्वेश्चन पूछिए जी सिद्धवानी जी। सर हाँ जी, हाँ जी सर। सर पहले कैपिटल लैंड गेन में पूछ रहे हैं, फिर कोई भी पूछ लेना। जी पहले कैपिटल गेन, कैपिटल गेन ठीक पे है ही ना है। जी? पहले इस कैपिटल गेन का इशू खत्म कर लें, फिर जितना भी बजट का होगा पूरा पूछ लें। हाँ बोलिए सर। जी सर। सर लैंड तो पुरानी है, कंस्ट्रक्शन पिछले 24 महीने में हुई, और अगर आज की डेट में बेचता है 20 अगस्त को अपना प्रॉपर्टी, तो क्या शॉर्ट टर्म में रहेगा और क्या लॉन्ग टर्म में रहेगा? सर 2 लैंड तो साल के लॉन्ग टर्म बाद में आएगी, प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म हो जाती है बिल्डिंग, और लैंड सर, उतने पुराने सालों की मगर मानी जाती मगर नहीं, मगर बिल्डिंग जो है पिछले 2 साल में ही बनी है फिर। है। 2 साल पूरे हो गए नहीं बनी। हाँ नहीं बनी। हाँ तो 2 साल वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग अलग कराना पड़ेगा कि बिल्डिंग के हाँ जी, इतने अलग पैसे, अलग। लैंड के इतने पैसे, अलग अलग रजिस्ट्री कराएं, ठीक है। उस पर लिख दें, तो लैंड वाला लॉन्ग टर्म होगा और बिल्डिंग वाला शॉर्ट टर्म। और इंडेक्सेशन करते हैं तो फिर इंडेक्स करके ले सकते हैं। हाँ वो लैंड का करोगे, इसका तो होगा ही नहीं, ये तो शॉर्ट है, ये तो शॉर्ट है सर। ठीक है सर। मनोज जी 2 पार्ट हैं, जो लैंड है वो ओल्ड है, लैंड मोर देन 2 इयर्स है, उसका तो आप लॉन्ग करेंगे, और जो बिल्डिंग है वो 2 लेस देन 2 इयर्स है, शॉर्ट को तो अलग कर दो, शॉर्ट का तो पूरा टैक्स लगेगा। लॉन्ग के ऊपर 2 ऑल्टरनेटिव लो, एक विदाउट इंडेक्सेशन, एक विद इंडेक्सेशन, कर लो। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी नेक्स्ट जी सुरेश बंसल जी। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन है, बाई बैक में एक कंपनी के हम अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर बाई बैक करते हैं तो उसकी रिजर्व और कैपिटल मिला के जब उसका निकालते बुक वैल्यू वो आती है 100 रुपए। उसमें इमोल प्रॉपर्टी है, उसकी जो 1 लाख रुपए की किताबों में वैल्यू है, उसकी मार्केट वैल्यू है 1 करोड़। सर उसी के दिक्कत आ रही है कि वहां पर फेयर मार्केट वैल्यू, आपके बाई बैक में फेयर मार्केट वैल्यू थी नहीं, आपके हाथ में वो एग्जेम्प्ट था, सही है। लेकिन अब आपके हाथ में जब वो इशू करेंगे तो ट्रांसफर में तो 50 CA लगता है, ट्रांसफर अगर इक्विटी शेयर आप ट्रांसफर करें तो वो मार्केट वैल्यू पे ही करना पड़ता है। अब इशू ऑफ शेयर में अभी तक 56(2)(10 था, और सॉरी 7B था, और वो फेयर मार्केट वैल्यू पे ही कर सकते थे, और इसलिए 56(2)10 नहीं लगता था। 56(2)10 नहीं लगता था कि वो कहते थे फेयर मार्केट वैल्यू जितनी उतने पे करो, 11(U)(2) में फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ती थी। तो अब आपको दिक्कत ये आएगी कि जब रिसिपिएंट है तो वहां लिखा है व्हेन ही रिसीव्स द शेयर, वहां पर आकर एक इशू आया हुआ है
हमने ज्यादा फ्लैग कर दिया है, और वो इशू को वो इसको कंसीडर करके आपको ये क्लैरिफिकेशन देगी, क्योंकि 56(2)(10) में मुसीबत आ सकती है। ही रिसीव्स द शेयर, अभी तक का यही डिस्प्यूट है, इशू में रिसीव होता है कि नहीं होता है। ट्रांसफर में तो रिसीव माना जाता है, दो पार्टी अलग अलग है, इशू में तो वही कंपनी कर रही है। अभी तक वहां पर क्योंकि पहले 56(2)(7)(b था, इसलिए कोई बॉदर नहीं करता था, क्योंकि 56(2)(7)(b हट गया तो 56(2)(7)(b में फेयर मार्केट वैल्यू पे ही करना पड़ता था, बाकी में कंपनी टैक्स देती थी। तो इसलिए ये इशू 56(2)(10) का फ्लैग हुआ है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है जी। सर अब इसमें फिर ये फेयर मार्केट वैल्यू पे कंपनी टैक्स देगी या बुक वैल्यू पे देगी टैक्स? कंपनी नहीं देगी अब कोई। सर कंपनी देगी ना 20% टैक्स। बाई बैक में सीधा जो पैसा कंपनी देगी वो आपका डिविडेंड है। सर बाई बैक में 115 क्या हुए में कंपनी देगी ना सर टैक्स 20%। वो खत्म हो गया सर। सर वो 1 अक्टूबर से खत्म कर रहे हैं ना 2024 से। सर वो 1 अक्टूबर से खत्म हो रहा है। हाँ तो पहले करना चाहते तो याद रखना आपको अलाउड है, वहां पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 1034A में माफ है, तो 56(2)(10) नहीं लगेगा, वो कंपनी दे रही है। तो कंपनी 20% से जो टैक्स देगी वो 100 रुपए पे देगी या 1000 रुपए के वैल्यू पे देगी जी? जितनी वैल्यू, जितना बाईबैक है, डिस्ट्रीब्यूटिव इनकम निकालना है, वो प्राइस गिवन माइनस इशू प्राइस लिखा तो हुआ है। जिस प्राइस पे आपको इशू किया माइनस, जिस प्राइस को आपका बाईबैक किया माइनस द इशू प्राइस। सर मेरा वही लिखा हुआ है, वहां कोई फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है गिवन। अच्छा, तो जो बुक वैल्यू से बाईबैक करेगा वो नहीं है, आपकी मर्जी है कितने में लो, 10 रुपए में भी ले लो। अच्छा, लेकिन बुक वैल्यू पे ले ले लेकिन याद रखना हमारे भाई सुरेश जी, 68 सेक्शन में लिखा हुआ है कि ये प्रोपोर्शनेटली सबको ऑफर देनी है बाईबैक की, और अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो ओपन ऑफर होती है। नहीं वो अनलिस्टेड है सर। अनलिस्टेड में वो कहेंगे सभी का बाईबैक करो, एक का कर लिया दूसरा नहीं करा तो आप ट्रांसफर करके हेराफेरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सबका बाईबैक प्रोपोर्शनेटली करो। सभी का कर सकते हैं, करेंगे सर। हाँ करो करो, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना पहला बाईबैक 12 महीने से पुराना हो चुका होना चाहिए। नहीं सर ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो, ये बेसिकली करिए करिए करिए, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, मना कौन कर रहा है? यही तो फायदा होता था। तो आपको टाइम दे दिया गया, 30 सितंबर से पहले कर लो, फॉर्मेलिटी पूरी कर लो जो भी हो सकती है। 68 सेक्शन का ध्यान रखना। ठीक है सर, थैंक यू सर। पूरा 68 पढ़ लेना, उसमें बहुत डिफिकल्टी है, कई उसमें इश्यूज हैं, पहले ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी अमित जी क्वेश्चन पूछिए जी अपना। अमित जी, उसके बाद संजीव मदान जी। पूछो सर, पूछो संजीव जी। हाँ जी अमित जी। अभिषेक जी। सर मेरा क्वेश्चन है, इन 43BH कंपनी प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बुक कर रही है ऑडिट फीस का, एक्सपेंसेस का, तो एंड दे आर रिकॉर्डिंग एज क्रेडिटर्स में इन ट्रेड पेबल्स इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो सर उसको एंड इनवॉइस इज कमिंग इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, तो उसको 43BH के लिए कंसीडर करना है कि उसको इग्नोर करना है? देखिए इंटरेस्ट जो पार्ट है ना, वो इंटरेस्ट कोई बैंक का नहीं है जो 43B में आएगा, ये इंटरेस्ट नॉर्मल है। और वो सेक्शन 18 में लिखा है एमएसएमई एक्ट में कि आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है अगर आपके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, लेकिन वो 3 टाइम्स है। अभी तक तो कोई कर नहीं रहा था, उसके बारे में तो उन्होंने बात ही नहीं करी है। इंटरेस्ट के बारे में अभी तो बात करी है सम पेबल, इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करी है। 43BH में सम पेबल का इंटरेस्ट। तो आप बताइए, इतने सालों से 2006 से लॉ है, आपने अभी तक क्यों नहीं प्रोवाइड करा? कर रहे थे तो करना था, तो पेबल है तो पेबल है, तो 43B नहीं लगेगा इंटरेस्ट के ऊपर। और सर मेरा जो क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 45 days और 15 days व्हिच इज प्रोवाइडेड इन द लॉ इन द अमेंडेड सेक्शन, लाइक प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस मैंने बुक किया हुआ है, कंसल्टेंट्स का, ऑडिट फीस का, एंड आल्सो देयर आर फ्यू मोर आइटम्स आपके पास। उसके पास आपको पता है वो एमएसएमई में है। यस सर, जैसे let's suppose for audit fees sir we know very well, and for few other vendors also we know. ऑडिट फी का तो कोई फायदा ही नहीं है। ऑडिट का तो अपने सर्विस ही रेंडर नहीं करी, वो पेबल होता है, उसमें का तो सर्विस रेंडर कहाँ हुई है?
राइट सर, सर ऑडिट तो आप बाद में करते हो, करेक्ट। तो फिर ऑडिट करे नहीं, सर्विस रेंडर नहीं हुई तो पेबल कहां से हो गया? वो तो वो डालते हैं प्रोविजन, आप थोड़ी कुछ करते हो। हाँ सर, वो आपका सर्विस रेंडर होगी तभी तो ड्यू होगा, बिल ही नहीं आया राइट तो सर्विस कैसे ड्यू हो जाएगा? ये राइट आपके फायदे के लिए नहीं है। सर, मैं समझ गया, लेकिन अगर कंपनी तो कंसल्टेंसी को देते हो तो हो जाएगा, उस केस में ऑडिट ट्रिगर के हो लिए नहीं जाएगा। होगा, कंसल्टेंसी के लिए होगा। उसका बिल दे दिया 31 मार्च तक, हो जाएगा। सर, कंपनी ने बुक कर लिया कंसल्टेंसी एक्सपेंस टू कंसल्टेंसी एक्सपेंस पेबल 31 मार्च को, और बिल आया उसका 10 अप्रैल को नेक्स्ट कंसल्टेंसी ऑडिट नहीं, कंसल्टेंसी। यस सर, कंसल्टेंसी में भी सर ऐसा तो हुआ बिल है कि कब मार्च आया? के पीरियड 10 अप्रैल को आया नेक्स्ट ईयर में। तो क्यों 10 अप्रैल को दिया बिल? तो 31 मार्च को होना चाहिए, सर्विस रेंडर हो गई है तो। नहीं तो उन्होंने खर्चा गलत कर डाला है, खर्चा अप्रैल में डाले वो। आपकी सर्विसेज अगर रेंडर हो गई है तो बिल शुड हैव बीन गिवन ऑन 31 मार्च, व्हाई इन अप्रैल? आपकी जैसे सर सर्विस रेंडर, जीएसटी लॉ की आपको परमिट पता नहीं करता है है कि जीएसटी एक्ट में भी लिखा हुआ है विद इन हाउ मेनी डेज द बिल शुड बी इशू? 30 डेज के अंदर सर बिल मेरे को रेज करना होता है जीएसटी अरे लॉ में आप भी। रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 31 मार्च का है ना, सर्विस रेंडर करी तो वो या तो वो ड्यू ना करे, वो अप्रैल में करे, फिर बिल तो आया तो करे। उसने अगर पहले कर दिया तो उसको दिक्कत आएगी, बिल तो अप्रैल में आया हुआ है। वो कहेगा 15 अभी ड्यू नहीं हुए, 15 दिन 45 दिन हुए नहीं है। देखो आप अपनी तरफ से चलिए ना कि बिल आप अप्रैल में दे रहे हैं, इसका तो सर्विस रेंडर अप्रैल में दी गई। और आप अपने यहाँ किताबें किस किताब अपनी किताबों में कब डाल रहे हैं ये सर्विस रेंडर? ऑन सर द मैं बेसिस इसको ऑफ बिल, अनबिल्ड ऑन द रेवेन्यू बेसिस बुक ऑफ कर रहा बिल, ऑन द हूँ। बेसिस ऑफ बिल डाल रहे हैं ना। राइट सर। आप तो करंट ईयर में डाल रहे हैं, सर मैं क्या तो कर रहा करंट हूँ ईयर में डाले 31 तो मार्च, आपका ड्यू ही नहीं हुआ। देखिए सर मेरे पास कंसल्टेंट है लक्ष्य अभिषेक, ठीक है, वो टैक्स एडवाइजरी दे रहा है। मेरा 31 मार्च का इनवॉइस मैंने रेज किया क्लाइंट को 10 अप्रैल को, तो क्लाइंट ने सर 31 वो मार्च को आपने रेज किया जीएसटी, लेकिन अगर आपको 31 मार्च की डेट का रेज करना चाहिए था, क्योंकि आप सर्विस रेंडर कर चुके हैं। नहीं तो राइट आपने सर, आप उसको बुक कर रहे हैं इनकम को इस साल, आप इनकम राइट को कब बुक कर रहे हैं? सर, मैं अनबिल्ड रेवेन्यू बुक कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर में, उसके नेक्स्ट अरे ईयर में आप मैं उसको करंट रिवर्स। ईयर में कर रहे हैं, राइट बिल रेज किया तो पुराने डेट में, तो आज कैसे आप 10 अप्रैल को बिल बना रहे हैं, तो 10 अप्रैल की इनकम बुक कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर करंट ईयर में बुक कर रहे तो आपका ड्यू कैसे हो गया 31 मार्च को? वेंडर ने सर, अपने काउंटर पार्टी ने अरे वेंडर ने अप्रूवल कर लिया, बेसिस पर ऑफ बिल तो अकाउंटिंग ड्यू है। नहीं है ना, वो तो दे देगा आपको अप्रैल में विद इन 45 डेज। आप बात को समझिए, वेंडर ने अपने यहाँ कर लिया कि मेरे को आया, लेकिन तुम आपने नहीं, आपकी किताबों में देख रहे हो तो बिल ही नहीं ड्यू है। आप तो अगले साल इनकम ले जा रहे हैं, ठीक है, आप तो अगले साल इनकम ले जा रहे हैं। चलो राइट। जय गुरुजी, कंफ्यूजिंग हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, संजय जी का हाँ, करवाना है और थोड़ा फिर सा। वो टीडीएस कब काट रहा है, वो सब चीजें आती है। उसके बाद बिल क्रेडिट कर दिया उसने, बिल बगैर सर्विस के क्रेडिट कैसे कर दिया उसने, बगैर बिल के अमाउंट क्रेडिट कैसे कर दिया बिल के बगैर? वो प्रोविजन करेगा उसका। एल कमलेश जी, आपका क्वेश्चन है। संदीप कुमार जैन जी, संजीव मोहन मदान जी। हाँ सर। हाँ जी, हाँ सर, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 22 जुलाई से पहले हमने पैसा जमा कराया और इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया। तो अब कैपिटल गेन स्कीम में आपने 30 जुलाई से पहले जमा कराना था, 31 जुलाई करा दिया आपने, 22 जुलाई से पहले करा दिया ना। indexation अगर आपका एक्सपायरी तो 2 या 3 साल का पीरियड में अगर आपने यूज नहीं किया तो जो कैपिटल गेन लगना था उसमें क्या होता है कि जितना कैपिटल गेन आपको माफ किया गया था उतने पैसे का वो आपको टैक्स लगा देते हैं। वो 12.5 पे ही होगा, वो 12.5 होगा 10 होगा, मैं ये अरे मैं बता चुका, अश्विनी जी ने पूछा था पहले हो चुका जी, ये 12.5 लगेगा। हाँ जी, नेक्स्ट जी। हेलो सर, मैं संदीप जी। जैन बोल रहा हूँ। हाँ जी। अरे सर, अरे कोई मुझे मेरा पूछा था, क्वेश्चन सुनो, कई कुछ लगे अश्विनी जी कि हम पैसे पहले निकाल लेंगे, और मैंने कहा वो दोबारा मत बोलना, पैसे पहले निकाल ही नहीं सकते जब तक 2 या 3 साल कंप्लीट ना हो जाए। ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोला है किसी ने कि पैसे हम निकाल देंगे, कोई 12.5 में काम हो रहा है। अरे कुछ नहीं निकाल सकते, एक बार जमा करा दिया तो जब तक 2 या 3 साल पूरे नहीं होंगे आप पैसे निकाल ही नहीं सकते। सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए निकाल सकते हैं या परचेज के लिए निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्लियर? और वो भी इससे लेना पड़ता है, एओ से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, एओ से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इतना आसान नहीं है जो गलत बोल रहे हो। तो चलो आगे बोलो, आप बोलो। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन सर ये है। हेलो। हाँ जी बोलो जैन साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमने क्या करा सर, उत्तर प्रदेश आवास निगम को एक पेमेंट करनी थी हमें,
उन्होंने हमारी इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिलेड पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया सर, ठीक है जी। सर। जो इंटरेस्ट हमने चार्ज किया प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर तो 194(1) में हमने टीडीएस काट लिया उसका 1% के हिसाब से। और जो इंटरेस्ट है सर, उस इंटरेस्ट कंपोनेंट और जो पिनल इंटरेस्ट उन्होंने और लगाया डिलेड पेमेंट के ऊपर, उस पे सर व्हाट रेट ऑफ द टीडीएस शुड बी देयर? वो 94A में जो आ रहा है 94A में आएगा सर वो? तो और किस में आएगा सर एक्चुअली क्या है कि इंटरेस्ट? मजा तो झगड़ा 94A में आता है सर। वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप यू विल नॉट डिडक्ट एनी टीडीएस ऑन दीज पार्ट्स। क्यों सर उन्होंने हमारी रजिस्ट्री होल्ड कर दी, वो ये कह रहे हैं कि हमारे उसमें टीडीएस कोई इसकी लगता ही नहीं है। डेफिनेशन पढ़िए जरा, तब पता लगेगा। मैं भी देखता हूँ, मैंने भी नहीं देखा। 1 मिनट होल्ड। मैं गुरुजी 10 मिनट के लिए ना मैं सबको ना वो कर रहा हूँ पॉज। 43BH के ऊपर संजय जी आ गए हैं, तो इनका हाँ। दूसरा प्रोग्राम अरे चल रहा है। मैं रिक्वेस्ट मेरे को करूंगा रिलीव कर दो सर, मेरे को रिलीव कर दो तो सर। सर आपको 8:30 बजे कहा है, हुआ हूँ 8:30 बजे कहा है आपको। अरे सर ये संजय जी 10 मिनट बाद ले लेंगे, मेरे को रिलीव कर दो। मैं इंटरेस्ट का खर्चा का वो देख रहा हूँ मीनिंग। आपको लोग छोड़ेंगे नहीं गुरुजी 8:30 तक। नहीं नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। इन्हां दा कंप्लीट हो जाए फिर एक्सक्लूसिवली संजय जी दे प्रोग्राम ते इशू ते टॉपिक ते कंसंट्रेट कर पावांगे जी। सर मेरे क्वेश्चन की सर मेरी क्वेरी की सर थोड़ा बता दीजिएगा। हमें बड़ी दिक्कत हो रही है कि उन्होंने हमारी रजिस्ट्री होल्ड कर दी है और दे आर परसुइंग सर इंटरेस्ट की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 में, वो देखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट की डेफिनेशन दे रखी है, कोई इंटरेस्ट बनता नहीं बनता, वो टीडीएस की किताब में मैंने डाल रखी है। मेरे को अब याद करना पड़ेगा सर, आप कल फोन कर लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी कल मच। फोन कर लेना। चलो आगे बोलो। हाँ जी नितिन जी आप पूछिए जी। नितिन गांधी जी। हाँ जी हाँ सर, मेरा क्वेश्चन वो पहले जैसा मिलता जुलता ही है। एक केस में मैंने कैपिटल गेन कैलकुलेट किया विद इंडेक्स, तो 1 करोड़ पे टैक्सेबल पोर्शन बनता था। हाँ जी। और अगर मैं विदाउट टैक्स इंडेक्स करूँ तो 1,25,00,000 बनता है। तो मैंने सोचा चलो इसको इंडेक्स का बेनिफिट लेके 1 करोड़ पे डिपॉजिट कर दिया 54 में। अब वो 3 साल या जो भी वट एवर टाइम है वो अनयूटिलाइज रह जाता है, कितनी भी अमाउंट। तो उसको जब ये यूटिलाइज होगा ना तो 2-3 साल बाद होगा ना। हाँ जी सर, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जब कैलकुलेट किया था कैलकुलेट टैक्सेबल पोर्शन, तो उसमें इंडेक्स लिया था, तो मेरे को वो बाद में 20 लगेगा या 12.5 लगेगा? 12.5। मैंने आपको बोला ना, यही तो बोला है कि उसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल, अगर कैपिटल गेन स्कीम में उसमें लिखा हुआ है कि इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू यूटिलाइज द अमाउंट विद अ पीरियड स्पेसिफाइड, 2 year or 3 year, then it will be treated as a capital gain of the previous year in which the period of 2 year or 3 year has expired. तो कैपिटल गेन उस साल लग रहा है, ना कि पुरानी डेट का ट्रांसफर की वजह से। वो ठीक है सर, मैंने उसमें अगर उसमें इंडेक्स ना यूज करता तो मेरे को 1,25,00,000 जमा कराना पड़ता। तो फिर वो 1,25,00,000 में तो चलो कोई आपको जमा कराना, प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है, यही जाना चाहते हो ना? जब खरीदनी तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं खरीदनी, कुछ अनयूटिलाइज रह गया सपोज कंस्ट्रक्शन, अनयूटिलाइज रह गया तो सब बताया ना 12.5% लगेगा। ठीक है पर सर लगेगा तो अल्टीमेटली तीसरे साल में ना जी, अगर आप परचेज करते हैं तो 2 साल, अभी नहीं, तीसरे साल में whenever it will be withdrawn, withdrawn but 3 years। हाँ जितेंद्र जी, हाँ जी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years। जितेंद्र जी जल्दी पूछिए अपना क्वेश्चन जी। जितेंद्र जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, ऐसा है एक बार कोई मैं किसी जैसे कैपिटल गेन स्कीम में पैसे जमा करा दिए, बाद में मैंने उसको टैक्स पे कर दिया, तो वो वापस मिल जाते पैसे? अरे नहीं मिलते मेरे भाई, इतनी देर से टैक्स यही होना रह रहे हैं कि ये फिर वो सारी रामायण बता दी। फिर कहता सीता कौन ले गया था? नहीं सर ले गया भाई, रावण ही ले गया। नहीं सर, टैक्स पे कर दिया। अरे भाई सुन लो, 3 साल बाद में एक बार जमा करा दो, तो जब तक आपको टाइम दिया गया 3 साल का, या तो उससे पहले निकलवा नहीं सकते। सिर्फ परचेज के लिए निकलवा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए निकलवा सकते हैं। सर मैंने जैसे बाद में प्लानिंग की तो टैक्स हमने पे कर दिया गवर्नमेंट को। पे कैसे कर दिया? निकल ही नहीं सकता, पैसा निकाल ही नहीं सकते आप। सरकार ने वो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। वो बैंक वाले गलती कर गए तो हम जिम्मेवार थोड़ी है। आप निकाल ही नहीं सकते, और निकाल भी सकते एओ से सर्टिफिकेट लेके, उसके बगैर तो निकालने नहीं देते। असेसिंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेके निकालना होता है, ऐसे तो निकाल भी नहीं सकते।
नहीं सर, अगर मान लो मैं बाद में टैक्स पे कर दिया, मेरा मन बन गया तो अरे मैं यार टैक्स ही टैक्स तो 3 साल बाद ही होगा, अभी नहीं होगा, ओके अभी हो ही नहीं सकता। जब लॉ ही नहीं है विड्रॉ करने का तो टैक्स क्या पे कर दोगे? क्या तो रिटर्न रिवाइज करके कर लो, और पैसे तो एक बार ही गए थे जमा, वापस नहीं होते। एक बार पैसे वापस गए तो 3 साल बाद ही होंगे। ओके ओके ओके, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, अंजन जी अपना क्वेश्चन पूछिए जी, अंजन जी। हाँ जी, कमलेश जी, कमलेश जी। संजय जी खुश नजर आ रहे हैं, बेटी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल में हो गए हैं क्वेश्चन कंप्लीट। मेरे को उसका नाम लेना पड़ गया कि कोई अश्विनी जी, अतिंदर मेरा एक का सवाल क्वेश्चन रह है, गया। लास्ट क्वेश्चन लेंगे गुरु जी। कौन है? Yeah, this is one question from Kamesh here. Is it audible? Yes, yes, Swati. you are audible. So, this is regarding the sale which has happened during the period April 24 before the cutoff date of July 24. Whether that option of 12.5% is available or it is only after July, between April to July. Sir. Before 23rd July, if any transfer has taken place, you are not allowed. You are going for old regime, that is after indexation. You cannot take 12% without indexation. Now you are looking for an opportunity to pay less tax. That is not possible, sir. It has happened. If it had been the otherwise, you would have said, yes, sir. What about that? You are. So my point is that we have given you a benefit, not for assessment year. The benefit has been given from a date which is on or after 23 July 2004. The old regime continues up to 22nd July 2024. Okay, sir. अपना क्वेश्चन पूछिए। Good evening, sir. हाँ जी, TDS on remuneration to partner is applicable from financial year 25-26. अगले साल शुरू होगा 1 अप्रैल से। ये जो चीजें हैं ना, सुन लीजिए, जो भी प्रोसीजरल होते हैं टीडीएस के, वो डेट से होते हैं, असेसमेंट ईयर से नहीं होते। आगे चलिए। हाँ जी, राकेश आपने कंबोज साहब। Sir, with respect to rental income from residential house properties, only 30% is to be allowed and to be assessed under the income from house property only. But sir, जो interest cost है, वो तो मिलेगी, वो तो मिलेगी सर। वो तो दोनों 40 हाउस प्रॉपर्टी में 24A और 24B दोनों मिलेगा, 30 भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? That you will get it. And sir, capital gain indexation only with respect to immovable property, not with respect to any. Yes. Land and building. Only. For others, it is same, without indexation. Sir, there is, if permitted. Sir, land and building and only for resident individual and HUF. Yeah, correct, sir. Sir, there is a very big practical problem. जहां हम बिल इशू करते हैं, हम तो मर्केंटाइल बेस के ऊपर उसको अकाउंटिंग कर लेते हैं जी, बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन दूसरी पार्टी उसको जब बिल मिलता है, इट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द कट ऑफ द ईयर, वो नेक्स्ट ईयर उसको अकाउंट फॉर करता है। तो जो टीडीएस काटते हैं, वो तरीका गलत है। आजकल ई बिल बनता है, और ई बिल बन के कौन सा है जो करते हैं, ये तो कुछ मिसमैच है। लेकिन जब ई बिल बन गया, उनको पता है ई बिलिंग हो गई, अगर गुड्स का है, अगर बाकी चीजों का भी है, सर्विस का भी, कंसल्टेंसी आ गया, आप बिल कोई बाई पोस्ट भेजते, आप तो इमीडिएटली ईमेल कर देते हो उसको, एक दिन भी नहीं रोकते। नहीं सर, पेमेंट जो है ना जी सर, मेडिकल प्रोफेशन में क्या है कि बिल रेज हो जाता है जी, और इंश्योरेंस कंपनी को जब बिल जाता है ना जी, तो वो 2-3 महीने लगा देते हैं उसका बिल सेटल करने के लिए। तो वो जब बिल की पेमेंट करते हैं तब वो टीडीएस काटते हैं, तो टीडीएस पोस्टपोन हो जाता है जी। तो क्या हो गया टीडीएस? अब तो लॉ आ चुका है 115(20) में कि आपका टीडीएस बाद में कटेगा, तो आप जाकर 115(20) में रेक्टिफिकेशन कराइए। हाँ, 155 में। हाँ जी, वही करनी पड़ेगी हर बार। हाँ, थोड़ा अगर प्रीपोनमेंट का कोई आ जाए बिफोर दी फाइलिंग, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। 155(20) में क्लियर कर दिया, यही चीजें होती थी जो दिक्कत होती थी। ठीक है, करेक्ट सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 43BH पे संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 10 मिनट संजय जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि 43BH पे कर लें, ताकि मैं अपनी शक्ल बंद कर दूंगा और अपना वो बंद कर देता हूँ, ऑडियो सुनता रहूंगा,
क्योंकि मैं नहीं, कुछ तुसी खाने ने- लगूं तो और गुरुजी, आपके मुंह में आएगा ये खा आपने रहे हैं। आपने योगा करना है कि खाना खाना है? खाना खाना है, खाना खाना। चलो तो संजय एज जी, हो चुका हूं मैं, खाना 7 बजे पहले खाता हूँ, 7 बजे तक। ठीक है। चलिए चलिए। Sanjay ji, now I will request Sanjay Agrawal ji to throw some light on the 43BH, which is the most important topic while finalizing tax audit reports. So Sanjay Agrawal ji. Thank you, Ashwini ji. Let me tell you, friends, दो चीजें, two things which we have to see. First of all, कि on what 43BH will track. So we should not say that on everything 43BH will come. The 43BH, first of all, we have to check whether it is invoked or it is invocable on our transaction. Now, for example, if I have a client who is a trader and he is not dealing with any manufacturer, so that will not come. Then second, if suppose I am a manufacturer but I am dealing with trader, then it means it is also not applicable. A trader with a manufacturer, and that too when it is small and micro. So the thing is this, what as an auditor I have to. Now first of all, मुझे ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक हमारे इशू का कोई गाइडेंस नोटिस पे नहीं बोला है हमने कि क्या है। तो ऑडिटर को सबसे पहले एक तो हमको ये देखना पड़ता है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आपको क्या क्या चेक लेने हैं, क्या चेक्स करने हैं, उसके ऊपर डिपेंड। सो मैं जो इस चीज में बताने वाला हूँ कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो है वो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए हमको जो है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेनी होती है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के बाद कुछ हमें चेक्स लगाने होते हैं। तो हमको क्लाइंट को एक क्वेश्चन रेज करना पड़ता है कि भी आपके यहाँ कौन कौन से ऐसे हैं जो कि जो है रजिस्टर्ड हैं और जिनके ऊपर एप्लीकेबल है। अब मान लीजिए मैं एक मैटर परचेज कर रहा हूँ जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है, ट्रेडर से है, लेकिन उसने एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अब मुझे ये कॉल लेनी है कि वो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन उसने अगर गलत ले रखा है और वो चीज मेरी नहीं परचेज है, तो क्या मैं उस पर इन्वोक करूंगा? तो मुझे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में ये क्लैरिटी लेनी है, उसके बाद मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे उसको क्या करना। अब सवाल जैसे 40 डिस्क्लेमर ये दे दिया कि जी हमारा क्लाइंट नहीं मेंटेन करता, ये करता, क्या हम ऐसा कोई जनरल डिस्क्लेमर दे सकते हैं? तो मेरी ओपिनियन में ऐसा जनरल डिस्क्लेमर हमको नहीं देना चाहिए, क्योंकि एज ए ऑडिटर अगर हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम। अभी बहुत सारे ऐसे लोग चल रहे हैं कि लोगों ने अपने नोट्स बना लीजिए कि भाई हमें उन्होंने बता दिया, हमने ये कर दिया। तो हमको ये कॉल लेनी है कि टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव टू बिलीव आवर क्लाइंट। अगर क्लाइंट मुझे कोई कंफर्मेशन देता है और उस कंफर्मेशन में ये लिखा हुआ है कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, ना तो वो माइक्रो है ना वो स्मॉल है, तो मैं उसका रजिस्ट्रेशन अगर नंबर नहीं है तो मेरे पास आज की डेट में उद्यम में मैं कोई पैन नंबर डाल के ये चेक नहीं कर सकता हूँ कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। तो मुझे ये कॉल लेके अपने क्लाइंट का कहाँ तक मुझे उसको सेव करना है या मुझे अपने आप को कहाँ तक सेव करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, कल को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वी विल बी इन ट्रबल। सो मेरे हिसाब से अपने को एक रिप्रेजेंटेशन लेनी है, कंफर्मेशन उनकी लेनी है। अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो कंप्लायंस चेक करनी है। अगर कंप्लायंस चेक करके नहीं हो रहा है तो संजय जी का कट गया कनेक्शन, एक मिनट आ जाते हैं, पहले भी 2 बार कट गया। संजय जी गैप रहते हैं, मैक्सिमम चले जाते हैं। नहीं, वो मेरे ख्याल बाहर है कहीं प्रोग्राम। एक्चुअली मैं जहाँ हूँ वहाँ पे यहाँ थोड़ा सा आगे मेरी आवाज आ गई। हाँ जी, हाँ जी, आगे आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रही। एक्चुअली मैं जहाँ हूँ यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी, संजय जी। तो मैं इससे अलावा और ये कहना चाहूंगा कि देखो कुछ चीजें ऐसी है जो फिजिकली जब हम मिले तभी हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
और इतना मैंने बताया कि अगर हमारे पास वो कंफर्मेशन नहीं होगी और अगर क्लाइंट हमको उनके क्रेडिट जो 31 मार्च को उसके बारे में नहीं बताएगा, ऑडिट फी के बारे में गुरुजी ने पहले भी बताया था कि ऑडिट फी ना तो सर्विस रेंडर हुई है और ना ही ड्यू हुई है, तो इसलिए वो ऑडिट फी वाले पे 43BH नहीं लगेगा। आपको अगर कोई डिस्क्लेमर ऑब्जर्वेशन देनी है, जब मैं अपनी टैक्स ऑडिट का जो प्रेजेंटेशन लेता हूं तो उसके अंदर मैं बताता हूं कि एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन का कॉलम है जहां पे फिर कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई संजय जी। संजय जी कनेक्शन प्रॉब्लम, हाँ जी, तो कनेक्शन प्रॉब्लम थी आपकी। आ गई अब मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ अपने, कोई बात नहीं सारे, नहीं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ सारे ना, मैं आपने अपने वीडियो ऑफ कर दें सर सारे। नहीं मैं करता हूँ, मेरा जरूरी हो। नहीं सामने बैठा हो, दीवारों से बात करने से। लो सर, करता जी खुद तो आ जाओ सामने। नाउ आई वांटेड टू से, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो वो आप ले लीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि मैं जो है वो थ्योरेटिकल नहीं बढ़ाना चाह रहा, कोई थ्योरेटिकल नहीं बताना चाह रहा, मैं प्रैक्टिकल क्वेरी आपको हो। मेरे पास ये टूल नहीं है कि एमएसएमई आपको पता है कि डिफॉल्ट हो रहा है और आप जानबूझ के उसको कोई शेल्टर देना चाह रहे हैं। ये एक मेरा सबमिशन है, दिस इज नॉट गुड फॉर अस। सो हमको जो है वो क्वालिफाई करनी चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन एक दो तरीके की है, वो अश्वनी जी आपने सर्कुलेट भी करी है, कुछ हम जो है अभी और भी डिस्कशन करके बना रहे हैं, शायद जो है वो कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम 2-3 निकाल दें 2-4 दिन में, 2 तरीके बाद। और एक डेवलपमेंट, राजस्थान हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई है, उसकी एक डेट शायद उन्होंने 10 सितंबर उन्होंने फिक्स करी है और उन्होंने नोटिस इशू किया है राजस्थान हाई कोर्ट ने सीबीडीटी को। ये कल की बात है, एक रिट फाइल हुई है, ये एक लीगल डेवलपमेंट इसमें है। So any question if you have, Ashwani ji, can you read any question if you have? हैंड रेज है, सुनील दत्त जी अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी संजय जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, हाँ जी संजय जी जी। नमस्ते सुनील जी। सर एक है कि कई केसेस में क्या हो रहा है कि डीलर इज प्रोवाइडिंग 2 सर्विसेज, एक वो सपोज एयर कंडीशन सेल कर रहा है एंड सेकंड सर्विस भी प्रोवाइड करता है, हम उससे बाय कर रहे हैं एसी, बट उसने बिकॉज ही इज आल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस, तो उसने सर्विस के अंदर अपना एमएसएमई लिया हुआ सर्विसेज के लेकिन अंदर। जब आप उससे हम तो उससे एसी ले रहे हैं, हम तो सर्विस ले ही नहीं रहे, तो वेदर वी विल ट्रीट हिम ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। मैंने आपको ये बताया कि आपको जो चीज परचेज कर रहे हैं, पहला टेस्ट आपको एमएसएमई नंबर अगर दे देता है कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ, तो प्राइमा फेसाई आपका वो एमएसएमई अट्रैक्ट हो गया। अब उसके बाद आपको दूसरा देना है कि अगर एसी में सर्विस इंक्लूड है, बंडल्ड है और आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते तो प्रोपोर्शनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए खाली एसी परचेज किया है, उसमें सर्विस इंक्लूड नहीं है, तो आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि तुम्हारा ये दोनों प्रोडक्ट में तो है नहीं, बिकॉज एसी मैन्युफैक्चरर नहीं है। अगर वो मान लीजिए वो सैमसंग का या आपको जो है जी का, इसका जनरल का, या आपको मान लीजिए एलजी का, वो स्ट्रेट अवे बाय करके देता है, तो उसके ऊपर एक्चुअली जब आप उसका बिल मांगेंगे तो उसमें लिखा होता है कि एज ए ट्रेडर कर रहा है, मैन्युफैक्चरर नहीं कर रहा है। तो आप उसमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में लेके एक ये ऑब्जर्वेशन में दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे इसका नंबर है और इसका ये प्रोडक्ट नहीं है जो कि पार्टली कवर नहीं है, उसमें हमने नहीं दिखाया, लेकिन अमाउंट इतना है। ऑब्जर्वेशन में अमाउंट को जरूर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। दीज आर माई इनपुट ऑन दिस। सर वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साथ में दिया तो फिर क्या होगा? नहीं होगा फिर गुरुजी, बंडल्ड सर्विस अगर है तो नहीं होगा, फिर आपको एमएसएमई में कवर्ड है। नहीं पर सर्विस तो करेगा पूरे 12 महीने, बिल देगा एक बारी में। नहीं गुरुजी, इसका कोई प्रोपोर्शन का उसके अंदर नहीं है। सर्विस अगर उसने स्टार्ट कर दी तो वो हाँ जी पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी इसकी कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं है। पहले सर्विस के बारे में एमएसएमई में रजिस्टर्ड तो हो। हाँ जी, नहीं वो गुरुजी सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, वो कौन से उसमें रजिस्टर्ड है, वही मैंने बताया। ट्रेडर तो ट्रेडिंग आइटम के लिए तो कवर ही नहीं है, रजिस्टर ही नहीं होगा। सर्विस दे रहा है। हाँ जी,
तो उसने सर्विस के लिए अगर कवर किया है तो सर्विस ही है। आपको उसका सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा कि वो उद्यम का सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है, किस चीज के लिए। बहुत सारे लोग लोन के इंटरेस्ट में कम कराने के लिए ट्रेडर को भी रजिस्टर, यस सर, यही होता है। बिल्कुल। तो उससे रजिस्ट्रेशन कराने से उसका प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप कितनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपको कितना ड्यू डिलिजेंस लेना है, ये आपको देखना है कि आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में आप ये सब चीजों की उनसे लिखवा लें कि साहब मैंने जो गुड्स खरीदे हैं ये है, इसका रजिस्ट्रेशन सर्विस के लिए सर्विस दी नहीं, इसलिए इसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट लेकर ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सुनील जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर। इधर आपका भी हाँ निशांत जी अपना क्वेश्चन पूछिए। निशांत गर्ग जी, हैंड डाउन कर लो। जी सर। निशांत गुड गर्ग जी। इवनिंग, गुड इवनिंग संजय जी। हाँ जी हाँ सर, जी, गुड मेरा इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन इज सेम टाइप का क्वेश्चन है सर जो भी सर ने आस्क किया था एसी वाला। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो सर्विस हाँ प्रोवाइड जी, कर रहा हाँ है जी, और ट्रेडिंग भी करता है कुछ गुड्स हाँ की, जी। बट उसने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराया, अपना सर्विस कैटेगरी में कराया, बट मैंने उससे जिस गुड्स में वो ट्रेडिंग कर रहा है वो गुड्स परचेज किए हैं, तो तब मेरे ऊपर 43BH सर लगेगा? अगर आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, देखिए, नहीं, आप टीडीएस की अलग क्वेश्चन है, 43BH का अलग क्वेश्चन है। नहीं सर, 43BH के रिगार्डिंग ही पूछ देखिए रहा हूँ, नो टीडीएस TDS। अलग चीज है, सर TDS का नहीं पूछ रहा हूँ। 43BH में सर, हेलो संजय जी का कनेक्शन वीक है। संजय जी का तो कनेक्शन लूज हो गया मेरे ख्याल से अभी ना, चला गया सिग्नल। आ जाते हैं संजय जी। देर से पूछो तो पूछ लो तब तक। सर 43BH का ही पूछ रहे थे कि भी अगर वो एक संजय जी बताएंगे, मैं नहीं बताता, ओके मैं ऑडिट नहीं करता। तो सर एक क्वेश्चन ये था ट्रस्ट के रिगार्डिंग है। सर वो संजय जी बताएंगे, ऑडिट के बारे में मैं नहीं जानता। ट्रस्ट के रिगार्डिंग इंटरेस्ट मैंने ट्रस्ट बता वाला सर दिया। आज नहीं है, ट्रस्ट का एक करेंगे। चलो ट्रस्ट का अश्विनी प्रॉपर जी, प्रोग्राम करेंगे जी, प्रॉपर ठीक है प्रोग्राम सर, 43BH का ही बता दीजिए जो क्वेश्चन मैंने रेज किया है। और मेरा ये है कि 43 पे एक बार जो है आप अपने क्वेश्चन voiceofc@gmail.com पे कर दें, क्योंकि अभी इस टाइम बहुत डिफिकल्टी है यहाँ पे, बिल्कुल जो है वो नहीं है नेटवर्क। आई एम सॉरी, आप अपने क्वेश्चन voiceofc@gmail.com पे कम कर दें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा या कॉल कर दूंगा, अपना फोन नंबर डाल दें और ये डाल दें जो जितने सर भी मैंने रेज क्वेश्चन है। किया उसका आंसर देंगे सर, अभी जो मैंने रेज किया हाँ क्वेश्चन? बिल्कुल सर, आप ये कह रहे हैं कि अगर सर्विस और ट्रेडर दोनों में नहीं रजिस्टर्ड है, वो सिर्फ सर्विस में रजिस्टर्ड है और आपने जो चीज ली है वो ट्रेडिंग की है, आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में लेना है कि जो चीज आपने ली है वो ट्रेडिंग की है, आपका जो ड्यू है वो ट्रेडिंग का बैलेंस है, तो नहीं लगेगा। एमएसएमई में खाली रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, एमएसएमई की जो प्रोडक्ट है वो भी होनी चाहिए। मियरली मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो जाऊंगा उससे थोड़ी एमएसएमई लग जाएगा, और ऑन द सेफर ऐसा साइड, मेरा ओपिनियन है। और सेफर साइड पे अगर हमें सामने से क्रेडिटर भी लिख कर दे दे कि भी ये गुड्स तो ट्रेडिंग के पर्पस के लिए ही मैंने परचेज हाँ की जी, हाँ जी, वो तो लेना ही पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। ठीक है ना जी, थैंक यू जी। फिर संजय जी ऐसे है, फिर कंक्लूड करें मेरे ख्याल ये में जहाँ, हाँ जी, आप क्योंकि प्लीज कंक्लूड कर लो। वैसे भी सर हमारा टाइम वो 8:30 पे था। आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटफुल टू गुरुजी। अगर गुरुजी के रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, बस एक एक या दो क्वेश्चन ले सकते हैं मैक्सिमम। मैं अश्विनी जी, मैं लीव कर लूं? आप कर लो सर। थैंक यू वेरी मच। और वोट अपील करवा लो, एक चलो वोट सर अपील फिर तो ऐसे करवा लो। है, वोट तो मांग लो। वही तो कह रहा हूँ, एक वोट अपील तो करता ही करेगा, मैं थोड़ी वो करूंगा। कर रहा हूँ ना गुरुजी। ऐसे है, मतलब आज का हमारा बहुत अच्छा सेशन रहा। मेन इसका पर्पस था कि जो अमेंडमेंट्स हुई हैं फाइनेंस बिल पे, उससे उसके रिगार्डिंग हम गुरुजी के मुख से सुन सकें कि उनको कैसे हमने क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, और संजय जी से 43BH और गुरुजी का वो एक व्यू जान सकें कि 43BH को हैंडल कैसे करना है। वो हमारा पर्पस कंक्लूड हो गया। तो बड़ी जल्दी विद इन 4-5 डेज हम एक प्रोग्राम और प्लान करेंगे 10B और BB के ऊपर, और उसमें ITR 7 में भी, उसमें आपकी ट्रस्ट की क्वेरीज और 43BH उसके रिगार्डिंग भी करेंगे, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग भी एक प्रोग्राम करेंगे बड़ी जल्दी। हम मतलब इसको वी विल कंक्लूड बिफोर 2 सितंबर। संजय अग्रवाल जी का कोड ऑफ कंडक्ट 3 तारीख को लगना है, तो 3 तारीख से पहले तो जो स्पीकर होंगे, पैनलिस्ट होंगे,
उसके बाद पैनलिस्ट एंड अटेंडी होंगे, उसके बाद ये स्पीकर नहीं होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ये वोट मांग सकते हैं, मैं तो इनके लिए बाद में इनडायरेक्टली मांगता रहूंगा। अब मैं डायरेक्टली मांग रहा हूं कि संजय अग्रवाल जी को हमने विद मतलब हमें जो काउंसिल में बंदे चाहिए वो मतलब चाहिए कि जो हमको रिप्रेजेंट कर सकें जाके डिपार्टमेंट में, जहाँ गवर्नमेंट के पास अबाउट अवर प्रोफेशन, मतलब हमें एंट्री उंट्री वाले इधर उधर वाले बंदे नहीं चाहिए। अब मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं बोल सकता ज्यादा, क्योंकि ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं। तो हमें मेनली यही कहना है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि संजय अग्रवाल जी को हम अच्छे मार्जिन से जिताएं। वो 400 वाला मार्जिन नहीं चाहिए मोदी जी वाला कि इसमें इनकी लुटिया लटक जाए। तो हमें तो सिर्फ 6 में आना है, चाहे आप नंबर 6 पे लेके आओ, अपनी वोट जरूर डालनी है ताकि ये नंबर 6 के ऊपर आ सके। और नंबर 1 पे लेके आना है अश्विनी जी। हाँ जी, नंबर 1 पे लेके आना है संजय जी नहीं को नहीं सबसे। लेके आना सर, वो आगे 400 के नंबर के चक्कर में लटकना जाए। तो हमें नहीं, 6 के नहीं। ऊपर लेके आना है, विद इन 6 हाँ। लेके आना है। जो हमारी 6 सीटें हैं उसके बीच में लेके आना है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हम मिलके सब वोट करेंगे। और काफी मेंबर वोट करने नहीं जाते। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे हम जनरल इलेक्शन में कहते हैं कि अपना कीमती वोट जरूर दें, मैं यही ऐड करूंगा कि अपना कीमती वोट संजय अग्रवाल जी को जरूर दें। अगर आपकी बहुत ज्यादा कहीं कमिटमेंट है तो बेस्ट प्रेफरेंस दें, नहीं तो वी विल ऑलवेज सीक फॉर द फर्स्ट प्रेफरेंस। विद दीज वर्ड, थैंक यू वेरी मच। जितने भी हमारे पैनलिस्ट ज्वाइन हुए हैं, गुरुजी से इतना टाइम हमने लिया, हालांकि वो किताब में बहुत बिजी हैं। 7 बजे का उन्होंने टाइम दिया, तो खाना भी आज हमारा स्किप किया उन्हें गुरुजी ने। तो कल मैं गुरुजी को मिल रहा हूँ, कल आपको एक और ताजा फोटो मिलेगी कि गुरुजी ने इनकम टैक्स एक्ट भी गुरुजी का मैंने रिलीज करके इनको बिल दे दिया 5 लाख का। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच गुरुजी, कल आ रहा हूँ आपके पास। और वो कॉपी पहले ही बुक करा लेता अपनी, हमें पूछे बगैर। परमानेंट है ना आपका कस्टमर? थैंक यू जी। वो भी परमानेंट कस्टमर आपका। वो कमिटमेंट ले लेता है सबके सामने। कमिटमेंट है सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, प्रणाम बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।